ओके गाइज, तो बातचीत करते हैं ना। वेलकम। वेलकम, जिसको हम इंडक्शन भी बोलते हैं। हमने अपनी लाइफ का बेस्ट करके और हम आज यहाँ पे हैं, मींस उसको हम एक पॉइंट ए मान सकते हैं ना। जो भी किया हम आज एक पॉइंट ए पे हैं, और हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस के लिए हम कहीं तो लाइफ में ना कुछ तो और करना चाहते हैं, तो उसको हम मान सकते हैं अपना पॉइंट बी। मींस यदि मैं बातचीत करूं तो ये अपनी करंट पोजीशन हो सकती है, ये अपनी करंट पोजीशन हो सकती है, और हम अपना करके जो भी अपग्रेडेशन चाहते हैं, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं लाइफ में हम कुछ तो अपग्रेड करना चाहते हैं अपने आप को, इसको पॉइंट बी मान सकते हैं। ठीक है गाइस, यदि मैं बातचीत करूं कि सपोज हम अपनी डेली रूटीन की बातचीत करें, तो हम डेली रूटीन के दौरान है ना सुबह उठते हैं और कहीं हम अपने ऑफिस और जॉब पे जाते हैं, ऑफिस टू होम हम अपना डेली रूटीन यहाँ से करते हैं, और दिमाग में आया कि कुछ तो लाइफ में और करना है, तो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कहीं कोई पॉइंट तो बी चुना है, कोई तो चीज चुनी कि हमें यहाँ पे जाना है। और ये मैं बातचीत करूं कि एक पॉइंट ए है और हमें जाना पॉइंट बी पे है। करंट सिनेरियो हम मान सकते हैं कि मेरा पॉइंट ए है और हमें जाना बी पे है। यदि लाइफ में ए से बी तक जाना है, मेरी आवाज सबको आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं, वीडियो अटक तो नहीं रहा? ओके, तो मैं मानता हूं कि पॉइंट ए पे हम जो काम कर रहे हैं, चाहे से यदि इस पॉइंट ए पे सेम काम करते रहे, जैसे करते रहे, जैसा कर रहे हैं, और यदि वैसा ही रहा तो वैसा ही होगा जैसा आज तक होता है, या फिर वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। वो चाहे से कुछ भी हो सकता है, वो चाहे से अपना हाउस हो, चाहे से कार हो, चाहे से ये कह सकते हैं इनकम हो, चाहे से लाइफ स्टाइल हो, चाहे से लाइफ स्टाइल हो, वो वैसी ही रहेगी जैसी है। यदि हमें इन सब चीजों को चेंज करना है या अपग्रेड करना है, तो हमें नेक्स्ट कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? फॉर बेटर हाउस, बेटर लाइफ स्टाइल, जो भी हम लाइफ से चाहते हैं। अब मैं बातचीत करूं कि सपोज ए से पॉइंट बी तक जाना है, जहां पे हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, तो कोई तो चेंज करना पड़ेगा। इस जर्नी से ए से बी तक जाने के लिए इसको बोलते हैं हम जर्नी ऑफ चेंज, जर्नी ऑफ चेंज। जर्नी ऑफ चेंज की बातचीत करूं, और मैं ये बातचीत करूं कि यहां ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चेंज करना कहां पे? पॉइंट ए पे करना है, मिड में करना है, यहां पे करना है, यहां पे करना है, या फिर बी पे करना है? एक मिनट। हाँ, तो नंददेव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अभी आपने हैंड राइज किया था, तो मैं एक बार जानना चाहूंगा कि पॉइंट कहां पे करना चाहिए चेंज। नंददेव जी, मेरी आवाज आ रही है? एनी पर्सन, न्यू पर्सन में जिन्होंने हैंड राइज किया था? हाँ जी ब्रदर, कहाँ पे चेंज करना चाहिए? पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, कहाँ पे चेंज करना चाहिए? पॉइंट ए पे है, बीच में, या फिर पॉइंट बी पे? तो पहले तो बीच में, स्टार्टिंग से ही बीच में। चेंज करना चाहिए। ओके, स्टार्टिंग में ही चेंज करना चाहिए। हाँ, कीर्ति भाई कुछ बोल रहे? और एक चीज मैंने कोई वीडियो में सुना था कि जो चीज आपको यहाँ से यहाँ तक ला चुकी है, वो चीज आपको अब इससे आगे नहीं ले जा सकती। हम्म, तो हर स्टेज पे अपने को चेंजेस करना पड़ेगा। हर स्टेज पे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। राकेश भाई, कहाँ पे चेंज करना चाहिए? पॉइंट ए पे इनिशियली, मिड में, या लास्ट में?
इसीलिए भी चेंज करना पड़ेगा। यस, हर पॉइंट पे चेंज करना पड़ेगा ना इनिशियली, तो सबसे पहले अपन को पॉइंट ए पे ही चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये जर्नी जो मतलब कहते हैं जर्नी ऑफ चेंज जो मैंने आपको बताया, ये सबकी तो सेम नहीं हो सकती। सपोज कि मैं हूं और आप लोग हैं साथ में, तो हर कोई ना कोई पर्सन, सबकी जर्नी या तो है ना सीधी हो सकती है, सीधी तो कभी भी कोई जर्नी हो नहीं सकती, ये इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, तो सबकी जर्नी अलग अलग तरीके से होगी, है ना। बट ये जर्नी जाना सबको ए से बी पॉइंट पे ही है, जाना सबको ए से बी पॉइंट पे ही है। बट जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल बताऊं कि एक मानते हैं कि सपोज हम सबको कहीं ना कहीं, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब मैं मानूं कि दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है, और आपने स्टार्ट कर दिया, और आपको पता है कि आप क्या करेंगे, सुबह रेडी होंगे और तैयार होंगे, तैयार होने पे आपको एक नेविगेशन लगाया और आप वहां पे चला गए। आप कभी जयपुर गए ही नहीं है, तो किसी न किसी पर्सन से पूछेंगे या फिर नेविगेशन लगाएंगे? यस और नो? यदि आप बिना पूछे या बिना नेविगेशन के आप जाएंगे तो शायद रास्ता हो सकता है भटक जाए, सही नहीं पहुंच पाए, टाइम से नहीं पहुंच पाए। बट यदि ऐसा कोई तो नेविगेशन हो, कोई तो नेविगेटर हो, या कोई तो ऐसा पर्सन हो जो आपको गाइड करे, ताकि ये जर्नी है ना स्मूथ हो जाए, या फिर आप जयपुर से दिल्ली या दिल्ली से जयपुर आप इजीली पहुंच सकते हैं। तो यदि इस जर्नी की मैं बातचीत करूं, तो ए से बी पॉइंट पे वो पर्सन ज्यादा बेटर तरीके से गाइड कर सकता है जो ऑलरेडी ये जर्नी पार कर चुका है या फिर इस जर्नी को तय कर चुका है। यस, इसकी मैं बातचीत करूं तो इसके लिए बेस्ट जो अपने नेविगेटर हैं वो हैं अपने अपलाइन। यस, जो कि ए से बी पॉइंट पे जा रहा, ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हैं। इट मींस यदि हमें जर्नी चेंज ऑफ जर्नी या फिर ए से बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो उस पर्सन को फॉलो करना है जो ऑलरेडी इस जर्नी को तय कर चुका है। तो इसको हम एक अपलाइन बोल सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको हेडलाइट बोल सकता हूँ, जैसे गाड़ी की हेडलाइट है जो हमें आगे का रास्ता दिखाती है। इस तरह से ये चेंज की मैं बातचीत करूं तो दो तरह के चेंज हो सकते हैं। फर्स्ट, इंटरनल चेंजेस, सेकंड एक्सटर्नल चेंजेस। यदि मैं बातचीत करूं इंटरनल चेंज, तो इंटरनल चेंज का मतलब है थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस या फिर माइंडसेट। एक्सटर्नल चेंज मतलब एक्शन। ठीक है, तो दो तरह के चेंज करने पड़ेंगे अपन को, इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल चेंज। इंटरनल चेंज अपने थॉट प्रोसेस के लेवल पे या फिर माइंडसेट के लेवल पे। दूसरा एक्सटर्नल चेंज, एक्शन, मतलब हमें उन पे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। इंटरनल चेंज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मानो कि मैं कहूं कि एक कहानी के द्वारा बता सकता हूं मैं आपको इस चेंज को, ताकि अपन अच्छे बेटर तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे एक जंगल में है ना, जब छोटा हाथी का एक छोटा बच्चा होता है, जो जो महावत यदि उसको जब उसको पकड़ना होता है, और तो वो क्या करता है, जंगल में जहां से हाथियों का झुंड निकलता है, ठीक है, तो उस हाथी उस रास्ते पे वो क्या करता है, गड्ढा खोद के उसको ऑलरेडी लेवल पे बना के रखते हैं, और जब हाथियों का झुंड वहां से निकलता है तो हाथी का कोई एक छोटा बच्चा उसमें गिर जाता है। एंड देन वहां से जब सारे हाथियों का, कुछ तो हो सकता है कि हाथी जो उनके साथ में होते हैं ट्राई करें, लेटर ऑन वो उसको नहीं निकाल पाते हैं और फाइनली उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जैन वो महावत आता है और 2-4 दिन उसी खड्डे में वो उसको रखता है। वो उसको उस समय उतना ही दे पाता है जितना खाने पीने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा है ना उसको वहां पे सर्वाइवल कर सके। एंड देन 1-2 दिन के बाद में उसको बाहर निकालता है और अपने घर ले जाके उसको ट्रेंड करता है, ताकि वो उसको आगे किसी भी जहाँ पे चाहे सर्कस हो चाहे से कहीं और हो उसको पालना हो, तो वो उसको उस तरह से ट्रेन करता है ताकि वो उसको बात मान सके। देन वो घर ले जाके उसको एक मोटे रास्ते से बांध देता है, और शुरू इनिशियली जो वो हाथी का बच्चा होता है उसको तोड़ने की ट्राई करता है, बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। क्यों? रस्सा मजबूत होता है और उसमें इतना जोर या बल नहीं होता ताकि उसको तोड़ सके। अब क्या होता है कि धीरे धीरे हाथी है ना बड़ा हो रहा होता है, और महावत उसको उतना ही देता है जितने कि वो सर्वाइव कर सके, अपनी लाइफ बचा सके, या फिर है ना खा पी के अपनी डे बाय डे अपनी दिनचर्या चला सके। धीरे धीरे हाथी बड़ा होता है, और वो उस प्रोसेस के दौरान वो क्या करता है, उस चीज को जो मोटे रस्से से बांधने के बाद में धीरे धीरे उस रस्से को कम कर लेते हैं, फाइनली एक छोटे से रस्ते से भी
बांध देते। कई बार आपने देखा होगा कि जब हाथी पूरा बड़ा हो जाता है तो भी वो उसको है ना एक छोटे से रास्ते से बांधता है और हाथी उसको भी नहीं तोड़ता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शायद है ना वो जब बचपन में उसको जब मोटे रस्से से बांधा किया था तो लाइफ में उसने ना बहुत ट्राई करी और फाइनली वो उसको तोड़ नहीं पाया। तो उसके जो माइंडसेट के लेवल पे फिर इंटरनली उसका ये चेंज हो गया कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। तो वो उसके है ना वो मतलब कोशिश ही नहीं करता कि ना तोड़ सकूं मैं उसको। तो ये फाइनली क्या हुआ कि जब उसका इंटरनली चेंज हुआ कि हाँ मैं इसको नहीं तोड़ सकता। देन एक्सटर्नल चेंज की मैं बातचीत करूं तो एक्सटर्नल चेंज में क्या है कि एक इसको भी मैं एक कहानी के द्वारा या एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज कोई तो हम चेंज करते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल है कि आपको सुबह माता पिता ने बोला कि कल आपको कोई लड़की देखने जाना है या फिर लड़का देखने जाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इंटरनली चेंज करेंगे अपने आप को कि हाँ रेडी होना है एंड देन आप उसको एक्सटर्नली चेंज करेंगे। ताकि चेंज का मतलब आप अच्छे से सेविंग कर लेंगे या पार्लर जाएंगे या फिर है ना वो कहते हैं अच्छे से गुड लुकिंग वे में आप अपने आप को तैयार करेंगे। देन आपने क्या किया, पहले सबसे पहले आपने अपने आप को इंटरनली चेंज किया, देन एक्सटर्नली चेंज किया। मेन आपने एक्सटर्नली चेंज किया क्योंकि आप मेंटली रेडी हो गए वहां जाने के लिए। यस और नो? एंड देन जैसे आपके माता पिता या फिर अपने पेरेंट्स ने जो बताया अपन वहां पे गए और चीजों को जो भी चीजें बताई गई उनको किया। मीन्स यदि मैं बातचीत करूं कि लाइफ में है ना इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल चेंजों में कौन से चेंज इंपॉर्टेंट है, इंटरनल चेंज या एक्सटर्नल चेंज? यदि मैं बातचीत करूं तो दोनों ही चेंज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं बट मोर इंपॉर्टेंट इज इंटरनल चेंज। जब तक हम इंटरनल चेंज नहीं करेंगे तब तक एक्सटर्नल चेंज पॉसिबल नहीं है। जबकि हम इस बिजनेस में आते हैं बट होता क्या है लाइफ में, या इस बिजनेस में हम होता क्या है कि इंटरनल चेंज को एक तरह से मैं वही बोल सकता हूं और ये हाउ हम मैं बातचीत करूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, हाउ चेंज कैसे करना है इस पे फोकस करते हैं। चेंज कैसे करना है इस पे फोकस करते हैं और क्यों करना है ये चीज भूल जाते हैं। करना क्यों है ये चीज तो भूल जाते हैं बट कैसे करना है इस पे फोकस करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल्स इस लाइफ में जो भी बिजनेस में जब हम स्टार्ट करते हैं तो इस चीज पे फोकस करते हैं कि करना कैसे है बट ये भूल जाते हैं कि करना क्यों है। दोनों में से चेंज बोथ आर द इम्पोर्टेंट बट इंटरनल चेंज इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। देन सबसे पहले मैं बातचीत करूं कि रियल में ए वन बाई वन दोनों से बताऊं कि इंटरनल चेंज इंटरनल चेंज क्या है। इंटरनल चेंज की मैं बातचीत करूं तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है वाई या ड्रीम, जिसको हम कंपेलिंग रीजन भी बोलते हैं। कंपेलिंग रीजन वो कहते हैं कि जब बिजनेस में आया और मैंने आपको बताया था कि लाइफ में हम है ना कहीं तो हैं और यदि वहीं रहे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। तो लाइफ में हमें चेंज करना पड़ेगा बट वो चेंज किस लेवल पे करना पड़ेगा, अपने इंटरनली लेवल पे करना पड़ेगा। मींस कोई तो वही अपने पास में होना चाहिए, कोई तो रीजन होना चाहिए। बिना रीजन के लाइफ में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। यदि मैं इंटरनल चेंज की बातचीत करूं तो हाँ इसमें थोड़ी सी मैं स्टोरी जरूर बताऊंगा बार बार। तो आई एम रिक्वेस्टिंग कि जो न्यू पर्सन है वो तो शायद इस चीज को है ना अच्छे से सुन पा रहे होंगे बट जो जिन्होंने कई बार पहले भी वेलकम लिया है तो डोंट बिकम फिलकअप। एक बच्चा बन के सुनना है ना। बच्चे को बोला जाता है कि है ना कई बार बोला जाता है कि है ना वो पक्षी बोलता है या फिर है ना एक कोई तो गाय है जो बोलती है ना, तो बच्चे वो मानता है कि हाँ बोलती है या फिर बोलता है। ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी स्टोरी के द्वारा मैं बताना चाहूंगा इंटरनल चेंज किस तरह से। कि एक कहीं तो घना जंगल है, उस जंगल में एक भेड़िया और एक खरगोश है ना। वो भेड़िया है वो कई दिनों से भूखा है, 4-5 वीक से वो भूखा है और जंगल में इधर उधर कहीं तो घूम रहा है बट उसको कहीं पे भी है ना खाना नहीं मिल रहा। अचानक अचानक उसको एक है ना खरगोश दिखाई देता है और जैसे ही खरगोश उसको दिखाई देता है वो उस पर लपक पड़ता है। एंड देन उस भेड़िया को देख के खरगोश है ना उसको आगे भागता है। मीन्स खरगोश आगे आगे और भेड़िया पीछे पीछे। 3-4 घंटे तक है ना खरगोश आगे आगे और भेड़िया पीछे पीछे भाग रहे होते हैं एक दूसरे ना।
खरगोश अपने भी पूरे दम के साथ में भाग रहा है और भेड़िया भी अपने पूरे दम के साथ में भाग रहा होता है, बट फाइनली होता क्या है कि खरगोश को वो भेड़िया पकड़ नहीं पाता। देन एक टाइम के बाद में थोड़ी सी देर उसको बोलता है कि भाई खरगोश 2 मिनट रुक जा, है ना। अब ये देखो, अब ये नहीं सोचना कि खरगोश से भेड़िया कैसे बात कर रहा है। मैंने बताया आपको कि ना बच्चा बन के सुनना है, वो दोनों बात करते हैं तो ना फिर बात करते हैं ना, बच्चे के लिए यही चीज सही होती है कि बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना। तो भेड़िया खरगोश से पूछता है भाई 2 मिनट रुक, मेरे को आपसे बातचीत करनी है। तो खरगोश रुकूंगा तो खा नहीं जाओगे मेरे को। देन वो उसको बोलता है कि सेफ डिस्टेंस लेके हम बैठ जाते हैं और आप मुझे बताओ और बात करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सेफ डिस्टेंस लिए और भेड़िया ने खरगोश से पूछा कि मुझे बताओ कि आप में और मेरे में ताकतवर कौन। तो सिंपल है, खरगोश ने जवाब दिया कि है ना आप। एंड देन दूसरा क्वेश्चन करता है भेड़िया खरगोश से कि आप में और मेरे में ज्यादा तेज कौन दौड़ सकता है। तो खरगोश ने रिप्लाई किया कि यस आप। तो भेड़िया बोलता है कि आपसे ज्यादा ताकतवर हूं, आपसे ज्यादा ज्यादा दौड़ सकता हूं, बट ऐसा क्या रीजन है कि पिछले 2-3 घंटे से मैं आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं बट पकड़ नहीं पा रहा हूं। तो नए पर्सन में से कोई बता पाएगा कि ऐसा क्या कारण है कि भेड़िया उस खरगोश को नहीं पकड़ पाए। हाँ जी ब्रदर, एनीवन? दीक्षा? हाँ दीक्षा जी। क्योंकि सर खरगोश का जो माइंडसेट था वो क्लियर था, क्योंकि उसे अपनी लाइफ को सिक्योर करना था, अपनी जान बचानी थी। और भेड़िया का ये था कि उसका माइंडसेट ये नहीं था, उसको लगा खरगोश नहीं तो कोई और सही, इसलिए उसने मतलब खरगोश को जाने दिया और खरगोश इसलिए बच गया। यस, यानी कि दोनों के दौड़ने का रीजन अलग अलग था। दोनों का खरगोश को अपनी लाइफ बचानी थी और भेड़िया को अपने खाने के लिए भाग रहा था। मतलब कहीं ना कहीं जो खरगोश था उसके दिमाग में था कि भाई आज पकड़ा गया तो लाइफ खत्म है। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था क्योंकि उसके पास में ऑप्शन नहीं था। और भेड़िया भेड़िया अपनी भूख मिटाने के लिए भाग रहा था। वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक छोटी सी बात जरूर होगी कि या तो पकड़ लिया तो ठीक है इसको खा लेंगे, अदरवाइज तो ना कोई और ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो जो खरगोश है उसका वाही ज्यादा स्ट्रोंग है, इसी वजह से वो ज्यादा दौड़ रहे थे। इस बिजनेस की भी मैं बातचीत करूं को जिसका जितना अच्छा और जितना ज्यादा स्ट्रोंग रीजन होगा ना वो बिजनेस में उतनी ही फास्ट ग्रोविंग कर पाएगा। तो इस बिजनेस को करने के लिए एक वाही जरूरी है। हम लाइफ में होते हैं तो लाइफ में है ना अपने कई तरह के ड्रीम्स होते हैं ना। वो कहते हैं कि हम बचपन से लेके आज तक है ना कई तरह के ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं ना। इस बिजनेस में है ना शुरू में जब आते हैं बिजनेस में तो हो सकता है कुछ लोगों का ड्रीम हो, किसी को वाही मिले चाहे इसे नहीं मिले, बट बीइंग टाइम जब बिजनेस में हम रहते हैं तो वाही मिल ही जाता है। मैं अपने खुद के वाही या मैं अपने ड्रीम की बातचीत करूं तो इनिशियली मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम बनवारी सैनी है और बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लगभग ये बिजनेस मैंने 2018 आज के 3 साल पहले स्टार्ट किया था। तो जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो कई रीजन थे, शायद मैं वो रीजन तो जब डे 1 पे स्टार्ट किया था तो इतने बड़े रीजन या फिर वो चीजें नहीं थी, बट इतना था कि लाइफ में ना बहुत सारी स्ट्रगल देखे थे ना। 2008 से पहले जब मैं बिजनेस में आया था, 2008 में मैं एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ईएसआई हॉस्पिटल में मैंने नर्सिंग ऑफिसर की जॉब की। इससे पहले की बातचीत करूं तो लाइफ थोड़ी है ना, थोड़ी क्या मैं कहूँ कि लाइफ में ना 100% ना बड़े स्ट्रगल से गुजरी है ना। गांव में वो कहते हैं कि राजकीय गवर्नमेंट स्कूल में मैंने अपनी स्टडी की एंड देन गांव से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास मेरी तहसील है श्री माधोपुर, वहां से मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 12th पास करी। देन इनिशियली जब मैं अपने गांव से स्कूल जाया करता था तो कई बार है ना मेंटली मैं रेडी होता, नहा धो के तैयार होता और पापा के जाके पूछता कि ना पापा वो किराया ना, क्योंकि बस या जीप का किराया देना पड़ता है, एसटी का 2 रुपए लगते थे ना, आने जाने के 4-5 रुपए लगते थे। तो पापा ये बोलते कि हाँ ठीक है करता हूँ। एंड देन मैं वो कहते नहीं कि बचपन में हमें याद होगा कि शायद हम उसी समय याद तैयार होते हैं कि सुबह उठे और तैयार हुए और बस टाइम तो लिमिटेड ही होता है कि 10-10 मिनट में मुझे अपनी स्कूल में पहुंचना, इतना ही टाइम होता है। तो जब मैं पैसे मांगता वहां से जाने के लिए कि मुझे अब स्कूल में जाना है
क्योंकि कमरा लेके या फिर रूम लेके मैं नहीं रह सकता था, क्योंकि खर्चा ज्यादा आता, तो मैं अप डाउन ही किया करता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था, पापा यही बोलते थे कि है ना रुको अभी मैं करता हूँ, और वो रुको अभी करता हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी टाइम नहीं है। और वो कहते हैं कि एक एक मिनट भाई भारी पड़ जाता था कि रुको अभी तो मुझे निकलना है, मेरे पास तो टाइम ऑलरेडी नहीं है, क्लास मिस होने वाली है ना। देन धीरे धीरे है ना, जब मैं ये बातें करता था और जब महीने 2 महीने निकल लेंगे, आई एडजस्टेड कि है ना, जब मैं तैयार होता और पापा ये बोलते कि अभी रुको मैं करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी क्लासें ना मिस हो जाया करती थी ना। सब्जेक्ट मेरे बायो था, तो आप समझ सकते हैं। और बायो के सब्जेक्ट जब एक दिन की क्लास मिस होने का मतलब है कि जो आपकी नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है उसमें भी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और आई वाज द स्टूडेंट जो कि 100% है ना पढ़ने में मेरा फोकस था। जिंदगी में कभी लाइफ में ना कोई, मैंने कभी बचपन में कहते हैं कि सर्विस लगने से पहले कभी मैंने कोई अखबार भी नहीं पढ़ता था। मेरा एक ही काम था, स्कूल जाना और आके बुक्स पढ़ना। पढ़ने लिखने में ठीक था, तो पेरेंट्स ने ध्यान दिया, और आसपास के जो लोग कहा करते थे या पेरेंट्स भी ये सोच लिया होंगे कि हाँ ठीक है लड़का पढ़ने वाला है, तो थोड़ा सा इसको हम पढ़ाने लिखाने में ध्यान देते, ताकि है ना फैमिली कभी कुछ लग गया लाइफ में या फिर जॉब लग गई, कहीं नौकरी लग गई, तो फैमिली की कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। मैं अपनी बातचीत करूं तो मेरी फैमिली 3 दादाजी, हम 15 ब्रदर्स हैं। 15 में से ये मान के चलो कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो जिन्होंने ना 10th पास करी थी ना। तो अदरवाइज और मैं बातचीत करूं फैमिली का, समझो है ना मार्बल का काम करते हैं ना, तो उस कंडीशन ऐसी थी कि चाहे तो मेरे फादर है ना उस समय है ना मुझे उस काम के लिए भेज सकते थे, क्योंकि कंडीशन यही बोलती थी कि भैया पढ़ने लिखने का टाइम नहीं है, जाके काम करने की जरूरत है, ताकि है ना घर के लिए ना कुछ तो सपोर्ट कर सके। बट आई डोंट नो कि है ना शायद वो गॉड का वो कहते कि उनका जो आशीर्वाद था कि पापा के दिमाग में ये थी कि इसको पढ़ाना। और मेरे साथ में छोटी सी एक हेल्प मेरी साइड में एक इम्प्रूवमेंट ये था कि शायद मैं पढ़ने पे ध्यान देता था। तो बहुत बार मेरी क्लासें मिस हुई, बट एनी हाउ मैंने 12th पास करी, और 12th में मार्क्स भी अच्छे आए, और तो गांव वालों ने पापा को बोलिए कि ठीक है पीएमटी की तैयारी करवा दो, बेटा डॉक्टर बन जाएगा। ठीक है, एडमिशन भी लिया सीएलसी सीकर में, बट वो कहते हैं कि 3-4 महीने ही मैं कर पाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन मैं ज्यादा नहीं बढ़ पाया। और मैंने नर्सिंग में कहीं तो सुन लिया कि एक नर्सिंग ऐसे होती है, और नर्सिंग तो मुझे नहीं पता था, बट कंपाउंडर की ट्रेनिंग होती है जिसमें है ना जॉब जल्दी मिल जाती है। तो परसेंटेज बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने कर लिया। एंड देन अब जब मैंने वहां पे गया तो एक ही रीजन था कि है ना मुझे एनी हाउ करके, और यहाँ से जैसे ही निकलूंगा मुझे है ना सरकारी जॉब चाहिए, फिर जॉब चाहिए। जब ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे है ना ये पता चल गया था कि भैया इसमें है ना कंडीशन खराब है, और लोग 6 से 12 महीने तक विदाउट सैलरी काम करते हैं। तो और मेरा जो रीजन था वो स्ट्रॉन्ग हुआ कि है ना जॉब लगना है। तो ऑलवेज है ना वो कहते हैं कि हमेशा मेरे हाथ में बुक हुआ करती थी। देन मैंने जीएनएम पास किया, एंड देन पास करने के बाद में दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जाम दिया, चंडीगढ़ 3-4 जगह दिए, सिलेक्शन भी हुए, एंड फाइनली मैंने दिल्ली चूज किया। देन इसी दौरान जब मैंने जीएनएम पास किया, शादी हो गई थी, तो मेरी वाइफ का भी 2-3 महीने बाद में दिल्ली गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया। एंड देन अपने मेरा छोटा भाई था सोहन, उसको लेके मैं दिल्ली आ गया। तो एक्चुअली कॉमर्स का स्टूडेंट था, और उसका यहाँ पे सीए के लिए मैंने प्रोसीड करवा दिया, क्योंकि पहले तो ये बात थी कि हाँ ठीक है खर्चा नहीं था, बट अब मुझे ये हो गया था कि हाँ 30-40 हजार रुपए सैलरी मिलती थी पहले, कि ताकि है ना मैं उसको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो साथ में आया और स्टार्ट कर दिया। एंड देन धीरे धीरे जब स्टार्ट किया तो सिंपल था, 2-4 साल तो लोगों ने बोला नहीं, और बाद में लोग है ना पैसा मांगने लगे। क्यों? क्योंकि जब मैं जॉब लगा था तो आई डोंट नो, मेरे पापा को भी नहीं पता था कि ना कौन कितने लोग हैं जो पैसा मांगते है ना। तो वो कहते नहीं कि घर पे एक आता था, वो एक जाता था और 4 आते थे, हैं ये सेइंग आपने सुनी होगी कहीं पे, वो मेरे घर पे लागू होती थी। तो मैंने क्या किया कि सब लोगों से धीरे सब हर तरह जहां से मुझे लोन मिला वहां से लिया। ऐसा कोई बैंक नहीं था जहां मैंने अप्लाई नहीं किया, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं थी जहां से मैंने लोन नहीं लिया। तो मेरे और मेरे वाइफ का है ना सैलरी का सारा पैसा था वो ईएमआई पे शिफ्ट हो गया। एंड देन पैसा बचता नहीं था। देन लाइफ में दिमाग में आया कि यार और भी कुछ करना है, तो लाइफ के और बहुत सारे काम करे। एंड देन फाइनली है ना वो कहते कि कुछ ज्यादा चीजें नहीं हो पा रही थी लाइफ में ना। एंड देन एक टाइम था 4-5 साल से जो मैंने काम किया, तो उस कर्जे से भी थोड़ा सा बाहर आए। एंड देन फाइनली वो कहते हैं कि जब शुरू इनिशियली तो ना घर पे हर तरह से बातचीत होती थी, हालांकि बातचीत एक टाइम बीइंग के बाद में धीरे धीरे है ना कम होती गई। हम अपनी लाइफ में
वो कहते कि इन्वॉल्व होते गए ना। मेरी दिल्ली में भी है ना, मैंने पापा से बातचीत करके प्लॉट ले लिया, मकान बनाने लग गए, कर्जे पे और भी मतलब बढ़ गया। एंड देन फिर बाद में बच्चे हुए तो बच्चों की एजुकेशन, इस तरह से जो माइंड सेट था मेरा वो अपने घर की तो मतलब पेरेंट्स की तरफ से हटके थोड़ा अपने आप में मैं इन्वॉल्व हो गया था। एंड देन वो दिमाग में चलता था कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और है ना कि उनकी एजुकेशन और मेरी जॉब, इन चीजों में चलता था। देन हालांकि जब भी जरूरत होती तो पैसे वगैरह मैं घर पे भेज देता था। एंड देन चीजें थी थोड़ी इंप्रूव होने लग गई थी, ठीक है। बट वो कहते नहीं कि लाइफ में वो चीजें जो रियल में पहले होते थे कि मैं बचपन में हम सोचा करते थे कि बड़ा होके ना ये करेंगे, पेरेंट्स को ये देंगे वो देंगे, और जो भी ड्रीम्स हम सोचते हैं बच्चे की, या बचपन में ये करके, या फिर जब मैं जॉब लगूंगा तो ये करूंगा। बट वो चीजें साइड शिफ्ट हो गई थी, मैं सेल्फिश हो गया था और मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था। और जब लगभग 6-7 साल की जब मेरी सर्विस हो गई थी तो एक बार कॉल आया कि पापा ऑलरेडी, पापा को एकदम सीजर्स आ गए। सीजर्स मतलब कहते हैं कि दौरा जिसको बोलते हैं। और मेरे गांव में मेरे अंकल हैं जो कि मेरे परिवार में लगते हैं, तो वो भी मेल नर्स थे। तो हालांकि उन्होंने पापा को साथ में लिया और एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और जब मैं यहाँ से दिल्ली से गया तो गया और 2-3 में हॉस्पिटल, मणिपाल जो हॉस्पिटल, उसमें भर्ती कराया। एंड देन 5-7 दिन के बाद में पापा वहां से रिकवर हुए और वापस हम घर पे आ गए। और आने के बाद में ठीक है, जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन बताई थी वो सब चीजें है ना, शेड्यूल बता दिया। और 15-20 दिन की मैंने छुट्टियां ली। और जैसे जैसे छुट्टियां खत्म हो रही थी, इनिशियली तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे छुट्टियां खत्म हो रही थी उस दौरान फिर बाद में ना 4-5 डब्बे लेके आया, उन पे लिख दिया मैंने कि पापा ये सुबह दोपहर शाम जैसे जैसे टेबलेट डॉक्टर ने बताई उस पैक में, और पापा को ट्रेन करने की कोशिश कर दी कि ऐसे लेना है। ठीक है, पापा ने भी शुरू में वो टेबलेट्स ली और सबने फॉलो की। धीरे धीरे ना मैं भी दिल्ली वापस आ गया और अपने रूटीन में बिजी हो गया, ठीक है। और उधर से जो भी थे पापा ऑलरेडी जो दवा ले रहे थे शुरू में, तो मैं भी फोन करके पूछता था दवा ली नहीं ली, हर शिफ्ट के दौरान फोन करता था। बट वही चीजें होती ना कि लाइफ में जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो कहीं वापस अपने ऊपर ही आ जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा भी था कि वापस फिर मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गया, और टेबलेट ली नहीं ली वो पूछना, कभी फोन कर लेते कभी नहीं कर लेते ना। देन वापस से जो लाइफ थी उसी रूटीन में चली गई। और एक बार फिर, हाँ, लाइफ में कई बार ये होता है ना कि हम कर तो सोचते तो हर बार है, दिमाग में तो रहता है कि अपना घर है और सब चीजें करनी है। बट हम वो के 100% फोकस अपना ही थी, जो चीजें करनी थी वो नहीं, और जो आगे अपने बारे में सोच रहे होते। तो ऐसा ही मेरी लाइफ में हुआ, और मैं अपने बारे में ही वापस सोचने लग गया। तो इसके लगभग 6 महीने बाद में रात के 2 बज रहे थे, दोबारा से मेरे पास कॉल आया कि पापा को है ना सीजर्स आ गए हैं। और शायद वो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आए थे तो शायद लेफ्ट साइड का पैरालिसिस था, और इस बार है ना राइट साइड का था। द डे की रात को 2 बजे जब कॉल आया तो वो कहते हैं कि पैरों से जमीन खिसक गई है ना। और मैंने वहां से निकला और ऑटो लिया, तो ऑटो में सिर्फ है ना मेरे पास में सिर्फ एक ही थी। और वो कहते हैं कि मैं खुद दिमाग में चल रहा था, और वो जो कहते हैं कि जिसको अपन बोलते हैं पश्चाताप की, है ना, शायद में लाइफ में है ना वो चीजें कर पाता कि ना आज ये शायद फोन नहीं आता ना। और भैया मुझे बता रहे थे कि है ना वो आवाज है ना रुक ही नहीं रही है, वो आग की आवाज आ रही थी ना काफी देर से। और जब उनका फोन आ रहा था तो वो मुझे सुनाई भी दे रहा था। और एज ए बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल मुझे ये पता था कि शायद सीजर आ गए, और एक यदि इस टाइम पे कोई वो इंजेक्शन एक होता है सेडेशन, यदि उनको मिल जाए तो शायद उनको रिलीफ मिल जाएगा। और वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली उस दिन है ना चाचा जी भी नहीं थे ना। तो अब वहां से मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि यदि मैं आज वहां पे होता तो शायद वो इंजेक्शन में लगा देता, या फिर एनी हाउ मैं उनकी हेल्प कर पाता। बट उस इंसान को जब है ना सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय मैं उनके पास में नहीं था। और वो इंसान चाहे तो मैं वो कहते कि उनकी वजह से सब मैं ना लाइफ में सेटल हो पाया, और अच्छे से ना दिल्ली में आया, जॉब भी लगी, मैं अपने बारे में सोचता और जो भी था कि है ना मैं बेटर तरीके से लाइफ जी रहा था अपनी। बट शायद जो चीजें मैं बचपन में सोचा करता था वो चीजें है ना उसमें नहीं कर पाया। मीन्स जब मैंने बहुत बार, जब मैं 12th करता था तो कई बार है ना जब मैं गांव जाता तो मम्मी बताया करती थी मेरे को कि एक बार तो ऐसे हुआ था कि 12th में वो हालांकि ठीक है मैंने बताया कि पढ़ने लिखने में ठीक था, बट मैं थोड़ा सा जिद्दी भी था ना।
तो कोई भी बातचीत होती तो मैं एहसान दिखाया करता था कि ना ठीक है, आपके पास ये नहीं तो कल से स्कूल नहीं जा रहा, कल से ये नहीं कर रहा, कल से वो नहीं कर रहा, मेरे को पैसा चाहिए। और एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि पापा हमेशा पेमेंट मुझे ना बाद में ही कर पाते थे, चाहे से वो बुक्स हो, चाहे से ना कोई फीस हो, चाहे से वो ड्रेस हो, चाहे से कपड़ा हो, चाहे शूज हो, कुछ भी हो। यदि 10 तारीख है तो मैं पापा को ना 2 दिन पहले बोलता था है, मुझे 10 तारीख को जमा करानी है, तो पापा को बोलता था पापा लास्ट तारीख है ना 7 तारीख है, और पापा मुझे हमेशा 2 दिन बाद में देते थे, तो एक दिन पहले मैं जमा करा देता था। ये कुछ टाइम के बाद में मुझे समझ में आ गई। बट 12th में कुछ तो था कि है ना, जब कुछ था नहीं, और मैंने पापा को ये सेम ही बात बोली, और मैं घर पे आ गया था ना स्कूल छोड़ के, कि मुझे आप पेमेंट दोगे तो मैं जाऊंगा। तो पापा ने क्या किया, शाम को है ना, वो कहते नहीं कि घर पे है ना 2 गेहूं की बोरी थी ना, वो तो उन्होंने उठाई और है ना वो लेके गए, और मेरे को जो भी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने दी। और शाम को घर पे कुछ नहीं था खाने के लिए ना, फैमिली के लिए, तो है ना वो 2 4 5 किलो आटा लेके गए, मैं गेहूं बेच के आटा लेके गए, और शाम को मेरी जो परिवार था उन्होंने उससे अपना शायद पेट का गुजारा किया। तो वो दिन मेरे को याद आ रहा था कि यार आज उस इंसान ने चाहता था तो वो मुझे है ना कहीं कोई काम के लिए भेज सकता था, ताकि उसको खुद को भी सपोर्ट मिले। बट इतने बड़े कर्जे में, इतने बड़े मेंटल स्ट्रेस में भी मुझे उसने पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया। आज जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं उस पे नहीं, क्योंकि जब घर पे मैं यहाँ पे जब दिल्ली से निकल रहा था तो सिर्फ दिमाग में यही बातचीत चल रही थी, और ऑटो में बैठ के मैं है ना धौलाकुआं पहुंच रहा था, फिर वहां से बस मुझे बस लेनी थी। तो है ना दिमाग में कुछ भी नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और सिर्फ है ना वो कहते कि आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं था। शायद है ना वो कहते कि इतना करके यदि मैं कुछ कर पाता लाइफ में ना, कोई मैं वो कहते कि मेरे दिमाग में या फिर मेरे लिए तो मैं सब कुछ बेस्ट कर रहा था, बट मैंने उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, उस पर्सन के लिए नहीं कर पाया जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उस दिन मुझे वो कहते हैं कि उनकी लाइफ का ना इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में समझ में आया। देन मैं पहुंचा, एंड देन जाके जब वो सेम हॉस्पिटल और सेम आईसीयू वहां जाके देखा, बट डिफरेंस इज दैट कि इस बार पापा है ना वेंटिलेटर पे थे। देन वो कहते हैं कि लाइफ में जब वो लगभग लगभग 26 डेज वो आईसीयू में रहे, वेंटिलेटर पे रहे। और हाँ, मैंने उस हॉस्पिटल में 10-11 महीने काम किया था, तो एक बात मेरे सपोर्ट में थी कि जब मैं जाना चाहा, जो करना चाहा, मैंने उसको सब चीजें करता था। चाहे से वो पापा की है ना वो केयर हो, चाहे से नर्सिंग केयर हो, या फिर उनकी एक्सरसाइज कराने हो, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में आता था कि शायद मैं इनडायरेक्टली वो चीजें करने की कोशिश कर रहा था जो शायद है ना पहले नहीं कर पा रहा था। होता नहीं कि हम ऑप्शन ढूंढने लगते हैं कि शायद अब कुछ कर दूं तो कुछ हो जाए ना। बट वहीं पे मेरे कुछ डॉक्टर्स थे जिनके साथ अच्छे लाइजेंस थे, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अभी कुछ नहीं है, आप चाहो तो ले जा सकते हो। बट वो कहते कि जब तक सांस है तब तक आस है। आई मेंटली आई वाज नॉट रेडी कि ये चीजें कर सकूं, बट और आई वाज ट्राई कि इससे बेटर ट्रीटमेंट कहाँ मिले। एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे जो मेरे साथ में, डॉक्टर विपिन जैन, उनसे भी मैं राय लेता था। हालांकि न्यूरो के अंडर में भर्ती थे, वो फिजिशियन थे, लेकिन वो मुझे अच्छी राय दे पा रहे थे, उनके साथ में मैंने अच्छा काम किया, मीन्स अच्छे लाइजन थे। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो कुछ है नहीं है, बट चमत्कार को नमस्कार है। बस उनकी एक बात थी, उसकी वजह से मैं अटका हुआ था। एंड देन उनसे राय भी करी मैंने, तो उन्होंने कहा कि देखो बनवारी, कोई भी ट्रीटमेंट तो हो सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकते हो, बट ट्रीटमेंट तो यही चलना है। बट हो सकता है कि ना कुछ बेटर हो जाए, तो आप चाहो तो आप एम्प्लॉय हो, ले जा सकते हो। देन उन्होंने बताया ईएसआई में, डायरेक्टली ईएसआई में तो ऐसा है नहीं है। देन मैं सर से पूछ रहा था कि और कहाँ ले जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप अपोलो ले जाओ या फिर आप है ना मैक्स में ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि यदि इफ यू आर रेडी तो मैं एम्बुलेंस से कर सकता हूँ, रेडी कर दूंगा, आप ले जाओ। बट वो दिमाग में होता है ना कि लेके भी जाऊंगा भी तो भी है ना बहुत खर्चा लगेगा। एक तरफ तो आई वाज रेडी टू टेक अवे टेक इन अनदर हॉस्पिटल, और दूसरी पे ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो खर्चा भी दिख रहा था। तो जब भी कोई फैमिली मेंबर मेरे यहाँ पे मिलने आता तो ये कहते थे कि है ना ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं कहीं ले जाने के लिए, दूसरे हॉस्पिटल में करते हैं ना, पूरा इलाज तो करेंगे। बट वो मैं मेंटली रेडा नहीं, शायद मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को झूठ बोल रहा था। क्यों? क्योंकि वो शायद कुछ कमी थी जो मुझे दिख रही थी, शायद इतना बड़ा कब हो सकता है मैं खर्चा नहीं बियर कर पाऊँ। एंड फाइनली है ना पापा वाज नो मोर। अब पापा को जब घर पे ले आए, सब चीजें थी तो, एंड देन जो भी होना था सब चीजों के बाद में, एक टाइम के बाद में आए, और दिमाग में ये रहे कि हाँ ना लाइफ में कुछ और करना। इसी दौरान 2018 के आसपास वन ऑफ एंजल केम इन माय लाइफ, मेरे अपलाइन मनोहर भाई।
उन्होंने मुझे बातचीत हुई, बिजनेस देखा और बिजनेस में कुछ तो समझ में आया कि है ना कुछ तो अमाउंट यहाँ से हम बना सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कितना पोटेंशियल है इस बिजनेस में, है ना। तो पता नहीं, वो कहते हैं कि लाइफ में किया तो था बहुत सारा, करना भी नहीं चाह रहा था, बट पता नहीं क्यों स्टार्ट कर दिया। केवल एक ही रीजन था, शायद उस पर्सन पे ट्रस्ट। कुछ ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई थी, बट लाइफ में ये था कि है ना बहुत बड़ा मुश्किल टाइम देखा हुआ था, जो कि शायद करना चाहते थे तो भी नहीं कर पाए। तो थैंक्स माई अपलाइन कि उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया, और शायद आज 3 साल बाद में आज आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ। इस दौरान जब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंज आए। हस्बैंड वाइफ दोनों ड्यूटी करते थे और टाइम को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता था ना, सुबह शाम की ड्यूटी। जिंदगी में वो कहते हैं कि पिछले 10 साल में हमने कभी ज्यादा बातें ड्यूटी पे रहते हुए नहीं करी होगी, लेकिन एक बात जरूर करी थी, आपकी कल की ड्यूटी क्या है, ताकि हम फैमिली को मैनेज कर सके। बिजनेस आया तो और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमशन होने लग गया फिजिकल। आप तो हम सब लोग स्क्रीन पे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बट फिजिकल जाना और वहां पे ट्रेनिंग करना, ये मान के चलो इससे ना 1000 गुना ज्यादा टफ था। 2-2.5 घंटे, ये शायद हॉस्पिटल, शायद दिल्ली वाले समझ पा रहे हो कि 1.5 घंटा मेट्रो से लगता था। मेरे घर से हॉस्पिटल का जो आवर्स था वो आधे 40 मिनट का था, और वहां से लेके लगभग 90 मिनट्स का और टाइम लगता था। कमला नगर नीम भाई के पास में जाया करते थे वहां। तो 2 घंटे का वन साइड ट्रेवलिंग होता था, एंड देन वहां ट्रेनिंग करना, एंड देन वापस आना। तो रात को हमेशा 1-2 बजे, 12-1 बजे तक पहुंच पाते थे ना। वो कहते हैं कि इस बिजनेस में कैजुअल टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। वो भी टाइम निकाला करते थे, बट और उसके बाद में सेल्फ एक्टिविटीज करना है ना। तो लाइफ है ना 3 साल की जर्नी, हो सकता है मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ, बट बड़ी टफ रही है ना। टुडे इज वेरी इजी कि घर बैठ के अपन बातचीत कर पा रहे हैं। बट वो क्या था कि करना था, तो शायद ना जीवन में कुछ की लाइफ में इतना बड़ा स्ट्रगल देखा था और सब चीजें ना शायद उन लोगों के लिए करना था। तो उस बिजनेस को जब देखा तो मुझे ये तो पता चल गया कि है ना बिजनेस में पोटेंशियल है, पता नहीं कितना कर पाऊंगा, बट एक था कि शायद लाख रुपए भी इस बिजनेस से कमा पाए ना तो शायद सपोर्ट कर पाऊंगा। देन बिजनेस में आया और धीरे धीरे वो कहते हैं कि जब यहाँ पे आए, सब ट्रेनिंग्स करी, तो है ना लाइफ में वो चीजें वापिस बन के आई है ना, कि एक चीज समझ में आई, ड्रीम, कि रियल में है ना ड्रीम्स क्या होते हैं। कभी किसी ने बताया नहीं था, न किसी ने बात करी कि रियल में ड्रीम्स क्या होते हैं ना। सबने जब भी कहीं पे जॉब पे गए, कहीं स्कूल में गए, तो फीस की बातचीत हुई, स्टडी की बातचीत हुई, और जॉब पे गए तो हमेशा काम की बातचीत हुई। किसी ने पूछा नहीं कि आपको क्या चाहिए। बट यहाँ पे आए तो लोगों ने पूछा, मेरे अप्लायंस ने पूछा तेरे ड्रीम क्या है। उन्होंने मेरे से ड्रीम लिस्ट बनवाई कि आप बनाओ, लिखो तो सही एक बार आपको क्या चाहिए। थैंक्स माई अपलाइन की उन्होंने मेरी ड्रीम लिस्ट बनवाई। शायद वो ड्रीम उस दिन नहीं बना पाते तो शायद ना पूरे नहीं। तो आज वो कहते हैं कि जब उनको बना रहे थे तो बिलीव नहीं था कि वो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। एक दिन मैं एसोसिएशन में गया था, तो वहां पे ना केक कट रहा था, और नेमी भाई बैठे हुए थे। हिज द फर्स्ट टाइम कि मैं कुछ सुन पा रहे थे कि नेमी भाई ने ओडी ली है। आई डोंट नो कि ओडी क्या होती है। थोड़ी देर बाद में पता चला कि ओडी कार होती है। तो ये भी नहीं पता था, कभी लाइफ में ना सीखा भी नहीं था, कभी होप ही नहीं थी कि मैंने अपनी लाइफ में ना कि अभी धर्म आपको बता रहे थे कि ड्राइविंग जर्मन है ना, कभी सोचा ही नहीं था ना। और कभी लाइफ में मैंने कभी कुछ सीखा भी नहीं, कि इवन जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, अभी स्क्रीन पे बहुत सारे लोग हैं ना, उनको पता है कि मुझे अभी भी चलाना नहीं आता ढंग से, क्योंकि कभी ये होप ही नहीं थी कभी लूंगा। बच्चे, वाइफ हर बार बोलते थे कि लाइफ में ना बहुत सारे धक्के खिलाती है ना, कभी तो कुछ कर लो, छोटी मोटी गाड़ी ले लो, इवन सेकंड हैंड ही ले लो, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। इस बिजनेस में आया, मेरे अपलाइन का सपोर्ट रहा, और उन्होंने मुझे गाइड किया, तो शायद ना इस लेवल पे लेके गई कि वो यहाँ से ना मेंटली है ना वो प्रिपेयर किया कि सब कुछ पॉसिबल। बट वो कहते हैं कि ड्रीम वो नहीं जो आप है ना देखते हो, शायद वो विजुअल थॉट होती है ना। ड्रीम वो होते हैं कि शायद आपको सोने नहीं दे। सो शायद है ना वो ड्रीम लिस्ट जब बनाई तो वो कई बार उसको देखते थे तो आता था ना। और फैमिली ड्रीम जब लिस्ट बनाई तो मैंने ना अकेले नहीं बनाई, रियल में अपनी फैमिली के साथ में बनाई। आज भी मेरा बच्चा वो 12 साल का है, वो है ना बहुत बार वो ड्रीम लिस्ट उठा के ले आता है कि पापा देखो ये वाला कब करना है। शायद अब उनको भी लगता है कि शायद पॉसिबल है ना। डे वन पे वो भी नहीं उठाते थे, गाड़ी आने के बाद में वो लोग है ना इन चीजों को उठा उठा के देखने लगे, क्योंकि शायद कुछ तो होप बनी है ना, और वो अकेले से पॉसिबल नहीं हो पाया।
इस बिजनेस में कुछ तो अच्छे लोग मिले जिनके सपोर्ट से शायद मिल पाए। हर बार एसोसिएशन में अपन बातचीत करते हैं कि फॉलो द प्लान है ना, बट आई डोंट नो कि ये वर्ड्स यहाँ पे वेलकम में अपन बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट रियल में ये चीज थी कि जब तक अपन उनको नहीं कर पाएंगे फॉलो तो शायद पॉसिबल नहीं। देन ड्रीम को फुल करने के लिए आपके पास में कोई ना कोई रीजन तो होना ही चाहिए ना, और रीजन जो भी आपने सोचा उसको है ना पार्ट्स में डिवाइड करके डेली बेसिस पे अपन जो काम करते हैं कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, उसको शायद धीरे धीरे डिवाइड किया, और वो वन बाई वन एक एक चीजें है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो शायद है ना कंप्लीट हो गई है ना। जो ड्रीम लिस्ट बनाए थे तो अभी मैं आपसे बातचीत करेंगे किस तरह से अपन बनाते हैं उनको, तो शायद कुछ तो थे वो कंप्लीट हो गए, और शायद इस प्लेटफॉर्म पे रहे तो जो बचे हुए हैं ना वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। बट वो हर बार दिमाग में रहता नहीं कि आपने ये स्टार्ट किया, वो स्टार्ट क्यों किया है, वो दिमाग में शायद चलता था, और हमें हमेशा रखना चाहिए ना। वो एक चीज तो सुनी होगी कि कोई भी काम न करने के हजार कारण हो सकते हैं ना, या फिर बिजनेस की बातचीत करूं तो देर आर थाउजेंड्स रीजन टू नॉट डूइंग द बिजनेस, बट ओनली द वन रीजन टू डू द बिजनेस। मेरा भी लाइफ में ड्रीम था, एक रीजन था कि लाइफ में आने वाले टाइम पे शायद है ना एक इतना तो कर लूं कि कभी किसी फैमिली मेंबर को है ना ये फैमिली मेंबर को जरूरत पड़े और मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे अब क्या करना है, एटलीस्ट पैसों के लिए तो नहीं सोचना पड़े। और ये ऐसा भी नहीं था कि ये ना एकदम से रीजन बना और इतना स्ट्रॉन्ग बना, जॉब में जा रहे थे रीजन थे, स्ट्रॉन्ग थे। और एक बार की बात और एक इंसिडेंस हुआ हमारी लाइफ में कि मैं और मेरे दोस्त विजय और उनकी वाइफ जॉब पे जा रहे थे, तो कहीं तो सुबह सुबह निकले तो गाड़ी का है ना, वो गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे तो कहीं एक्सीडेंट हुआ है ना गाड़ी। वो कहते हैं कि ए से बी पॉइंट की तरफ जा रही थी और गाड़ी का है ना जो फेस था टक्कर के बाद में बी से ए पॉइंट की तरफ हो गया। मैं देख पा रहा था मेट्रो के नीचे नीचे जा रहे थे राजौरी गार्डन के पास में, तो वो गाड़ी है ना वापस बैक साइड में हो गई थी। और मैं पीछे बैठा हुआ था, तो मुझे इतना पता था कि गाड़ी तो पिलर में लगने वाली है, अब नहीं बचने वाले। देन उसकी मैं बातचीत करूं तो वहां से जब निकले तो साइड में गाड़ी करी एनी हाउ करके, और उन्होंने दोनों ने मुझे पूछा कि बनवारी जी आपको लगी तो नहीं है ना। हाँ थोड़ी सी लगी थी, चक्कर वगैरह आए, देन उतरे और वो लेके पास में ईएसआई हॉस्पिटल था वहां लेके गए। जाने के बाद में मुझे इतना दिक्कत दिमाग में था कि जो विजय जी के रिटायरमेंट के जो पेपर्स है ना वो शायद उसी गाड़ी में है। तो वो मेरे लिए सोच रहा था, मेरे दिमाग में वो चल रही थी। तो उसने मुझे एक रास्ते में बता दिया, एक बात की है ना, वो गाड़ी तो लॉक नहीं हो रही है ना, खुल गई, और रोड के बीच में ही थी गाड़ी। देन वहां गया तो थोड़ा रिलीफ पिया, पानी वानी पिया, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है। और हम है ना हमको यार वो चलते हैं अभी ठीक है, और गाड़ी को रिपेयर करते हैं। वहां गए और साइड में क्या सब चीजें थी, और सब हमने गाड़ी उसको दी। और शाम को है ना मैंने अपनी वाइफ को बताया नहीं, उन्होंने नहीं बताया। जब तीनों शाम को घर पे लौटे तो वाइफ को पता चला, और उन्होंने बोला कि गाड़ी कहाँ है। देन फाइनली बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वाइफ ने पता एक चीज बोली कि आपको क्या लगता है कि आप लोग नहीं होते तो हम बिजनेस कर मतलब मैं अकेली रह जाती, बच्चों को लेके है ना छत से कूद जाते। शायद वो दिन था जिसमें है ना कि ये डिसीजन लिया था कि अब लाइफ में शायद क्योंकि सब कुछ था, चल भी रहा था लाइफ में, और बहुत सारे बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था, शायद उस रीजन से नहीं कर पा रहे थे। उस वो कहते हैं कि रियल में एक कंपेलिंग रीजन होना चाहिए कि ना एक जो लाइफ में बड़ा रीजन होना चाहिए, इतना बड़ा मिल नहीं पाया था। बट उस दिन मिला कि यार अब कल सब चीजें थी लेकिन नहीं होते तो क्या था, कुछ भी तो नहीं था। तो वो कहते नहीं कि लाइफ में है ना किसी के पास रीजन नहीं है, बट इस बिजनेस में है ना धीरे धीरे बने रहे तो रीजन मिल जाएंगे। हो सकता है किसी के पीडीएस में, किसी के वेलकम में, किसी के वीसेल में आपको रीजन मिल जाए, बट हमें ना टाइम से टाइम चीजों को ना सीखते रहना चाहिए। देन तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल चेंज। देन में एक बार चेंज की बातचीत करते हैं। पहला मैंने बातचीत करी वाही और ड्रीम की, दूसरी इंटरनल चेंज फेथ एंड बिलीव। फेथ एंड बिलीव, फेथ एंड बिलीव, फेथ एंड बिलीव का फेथ से बातचीत करते हैं तो यार आपको लग रहा होगा हिंदी में बातचीत हो, आस्था और विश्वास। एक लड़के का नाम और एक लड़की का नाम। जब हम बिजनेस में आते हैं तो इस बिजनेस को हमें है ना 100% फेथ के साथ में स्टार्ट करते हैं, और ये धीरे धीरे अपने 100% बिलीफ में बदल जाता है।
फेथ एंड बिलीव को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मानो कि बचपन में हम देखे होंगे कि जब भी हम कोई मंदिर मस्जिद या फिर कहीं गुरुद्वारा जाते हैं तो हम साथ में है ना बच्चों को लेके जाते हैं ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं, और वो लेके भी इसलिए भी चले जाते हैं कि कहीं घर पे रहा तो बदमाशी करेगा ना, तो जाते हैं और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे से उनको नमन करते हैं, चाहे से हाथ जोड़ते हैं, और धीरे धीरे वो बच्चा भी वैसे ही करता है जैसे है ना हम करते हैं। और उसको शायद है ना उनको ये समझ में आ जाता है कि शायद है ना ये कोई तो सुपर पावर है जिसको हमें है ना, वो कहते हैं कि इसको यहाँ पे कुछ मांगा जा सकता है, सुपर पावर के सामने हमें झुकना होता है। जो भी चीजें उसके दिमाग में आती है, बच्चे को धीरे धीरे चीजें दिमाग में समझ में आने लगती है। फेथ एंड बिलीव की बातचीत करता हूं तो फेथ एंड बिलीव हमेशा 100% ही होता है, ये कभी 99% नहीं होता। ये वैसे ही है जैसे आइदर ए लेडी प्रेग्नेंट और नो, कभी भी लेडी प्रेग्नेंट 50% थोड़ी हो सकती, या तो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। इसी तरह से या तो फेथ एंड बिलीव है या फिर नहीं है। हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको है ना 100% फेथ के साथ में स्टार्ट करना है। धीरे धीरे जब आप इस बिजनेस में आएंगे और ट्रेनिंग्स और एक्टिविटी करेंगे तो आपका जो फेथ है ना 100% बिलीव में बदल जाएगा। देन इस बिजनेस में जब आए और आपका जो ना फेथ है वो 100% बिलीफ में कैसे, जैसे एक एग्जांपल से मैं बात को बताऊं कि सपोज आप 10th क्लास में हैं और आपने ना आपने कोई तो होमवर्क दिया गया था, और जब आप होमवर्क नहीं करके ले आए और टीचर ने सब लोगों को उठा दिया जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था, और टीचर ने डंडे मारना स्टार्ट कर दिया ना, देन वो कहते हैं कि अब हम कहीं तो नमन करने लग गए कि हे भगवान आज बचा ले, है ना, कल से करके लेके आऊंगा, नहीं तो इधर तो बहुत सारी मार पड़ने वाली है। और धीरे धीरे टीचर है ना सब बच्चों को है ना वो डंडे मारते हुए, जैसे ही आपका नंबर आने वाला था, ऑफिस से एक प्रिंसिपल ऑफिस से एक पियोन आता है, कहता है कि सर आपको है ना प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं, वो टीचर चला जाता है। जब आपको लगता है, विश्वास आता है कि हाँ कोई तो चीज है कि आज बचा लिया। सेम थोड़ा सा एक एग्जांपल और मैं बताऊं कि सपोज आपने एग्जाम दिया 10th का और आपका पेपर तो है ना खराब हो गया, पापा आके पूछते, पेरेंट्स पूछते कैसा हुआ, तो उस समय तो कि ठीक है यार, अब तो बोलते पेपर तो खराब हो गया लेकिन अभी रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। अब तो बोलते पापा बड़ा मस्त अच्छे से गया है ना, बट हमें पता है कि कैसा रिजल्ट आने वाला है, पास तो नहीं होने वाला है। बट अब इतना है कि आप प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान इस बार पास कर दे, अगली बार बड़ी मेहनत करूंगा ना, खूब मेहनत करूंगा। देन आपका रिजल्ट आता है और आप पास हो जाते हैं। विश्वास तो नहीं था, है विश्वास तो नहीं था, लेकिन पास हो गए। तो अब क्या हुआ, आपके दिमाग में एक चीज तो आता है कि कोई तो सुपर पावर है, तो आपका जो फेथ था ना 100% बिलीव में बदला। ऐसे ही इस बिजनेस में जब आप धीरे धीरे एक्टिविटी करते हैं, चीजों को सीखते हैं, बुक्स वीडियो करते हैं, तो चीजों का आपका जो फेथ है वो बिलीव में बदल जाता है। हाँ, इस बिजनेस को आप जब इनिशियली जब वो कहते नहीं कि भगवान को, कि भगवान ने किसको देखा है, या हम आप और हमने ना भगवान को कभी देखा है, नहीं देखा, फिर भी विश्वास है, फेथ है, बिलीव है। तो इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बिजनेस आपको है ना हमेशा हाईलाइट मूड में करना है। हाईलाइट मूड का मतलब 100% विश्वास के साथ में। जैसे हाईलाइट मूड की एक मैं बातचीत करूं कि आप कहीं तो वो कि एक क्रिकेट का मैच है, कहानी के द्वारा बताऊं, क्रिकेट का मैच है और आप ऑफिस से आज जल्दी जाने वाले थे या फिर टाइम से पहुंच के मैच देखने वाले थे, तभी है ना आपको एक पता चला कि आज एक अर्जेंट मीटिंग है और आप अभी मैच नहीं देख सकते। एंड देन आपको पता चला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था, जिसमें से है ना पाकिस्तान ने है ना 20 ओवर में ही है ना 250 रन बना दिए। तो अब दिमाग में लगा कि यार अब तो इंडिया तो जीतने वाली है नहीं है, और हम चल के मीटिंग अटेंड करते हैं। आप मीटिंग अटेंड करते हो और एंड देन वो कहते हैं कि खत्म होता तो बाहर पटाखे वगैरह देखते हो, तो एक तो दिमाग में आ गया कि हाँ इंडिया जीत चुका है। अब आपको रिजल्ट पता है, बट आप दिमाग में आ गया कि हाँ ठीक है चलो घर पे चलते हैं, हाईलाइट्स देखते हैं। एंड देन अब हाईलाइट आपने स्टार्ट करा देखना, तो आपने देखा कि शुरू के 2 ओवर में ही 5 विकेट गिर गए, एंड देन 2-4 ओवर और हुए और 7-8 विकेट गिर चुके हैं। 10 ओवर तक आते आते है ना सिर्फ एक लास्ट विकेट बचा है। तो क्या टेक्स्ट वो कहते कि डाउट होगा या फिर एक्साइटमेंट होगा? यस, एक्साइटमेंट होगा ना। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट पता है। कोई टेंशन होगी? क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया तो जीत चुकी है। अब सिर्फ ये देखना है कि ये बने कैसे, और लास्ट विकेट ने है ना बचे हुए रन बनाए। तो वो जो मूड था ना, जब आप देखते हो कि इंडिया तो जीत चुकी है, बट वो एक्साइटमेंट होता है कि हम तो जीत तो चुके हैं, बट सिर्फ देखना है। तो वो कहते हैं कि इस बिजनेस को भी आपको है ना हमेशा हाईलाइट मूड से करना है। आपको पता है कि आप जीत तो चुके हैं,
विन विन सिचुएशन है, मींस आप मैक्स आउट हो चुके हैं। वो जो मूड है, वो जो हाईलाइट मूड है, उस मूड में करना है। जब हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कि रिजल्ट तो आने वाले हैं और आप मैक्स आउट होने वाले हो, बिजनेस में सक्सेस तो होने वाले हो, तो उस माहौल, उस मूड से आप है ना बिजनेस करेंगे तो शायद है ना जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो हमेशा मेरे अपलाइन ने भी यही बोला कि इस बिजनेस को हमेशा ना 100% फेथ एंड बिलीव और हाईलाइट मूड से करना है। यस, अब वो कहते हैं कि फेथ एंड बिलीव तो करना है, लेकिन फेथ एंड बिलीव किस किस पे किया जाए। फेथ एंड बिलीव की मैं बातचीत करूं तो सबसे पहले आप जो फेथ एंड बिलीव रखेंगे वो रखेंगे गॉड। वो कहते हैं कि जब भगवान ने डाउट नहीं किया, भगवान ने किसी ने देखा नहीं है, यस और नो, और उस सुपर पावर ने, उस भगवान ने आपको ये बिजनेस दिया, बिजनेस देते टाइम पे यू आर नॉट विलिंगली यू, आप अपने आप से इस बिजनेस में यहाँ पे नहीं हो, शायद उस गॉड की मर्जी है, इसलिए वजह से है। गॉड की मर्जी है तभी तो आप सब लोग है ना सुबह 9 बजे तैयार होके वेलकम में बैठे हैं, अदरवाइज बहुत सारे लोग थे जो 10 बजे उठे होंगे। उसकी मर्जी के बिना हम नहीं है यहाँ पे, और उसकी मर्जी से ही हम इस बिजनेस में आए। तो जब बिजनेस देते टाइम पे है ना भगवान ने डाउट नहीं किया, तो हम कौन होते हैं डाउट करने वाले। तो उसके इंटेंट पे डाउट नहीं करना है। तो जो फेथ एंड बिलीव रखना है कि भगवान ने इस बिजनेस को दिया है तो 100% सक्सेस होना है। दूसरा जो रखना है आपको फेथ एंड बिलीव, योर सेल्फ, अपने आप पे है। सेम इज इट कि वो कहते हैं ना कि जिस सिचुएशन में दिया, कई बार आता है कि अभी सिचुएशन नहीं है, टाइम नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है बिजनेस की। भैया जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में बिजनेस मिला है वही बेस्ट सिचुएशन है, अदरवाइज तो गॉड हमें ये बिजनेस इस सिचुएशन में नहीं देता। तो कभी भी आपको अपने आप पे डाउट नहीं करना। जब भगवान ने डाउट नहीं किया तो हम कौन होते हैं डाउट करने के लिए। जो सिचुएशन आज है उसी सिचुएशन में हमें ये बिजनेस करना है। तो नेवर एवर थिंक कि कभी सिचुएशन बेटर आएगी। बेटर कब नहीं होता, जो दिन और जो डे है ना, हमेशा टाइम बेटर आज ही है। थर्ड की बातचीत करूं तो किस पे फेथ एंड बिलीव रखना है, बिजनेस पे, इस इंडस्ट्री पे और सिस्टम पे। वो कहते हैं कि जब हम बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन है ना बिजनेस का नॉलेज नहीं देते। फेथ एंड बिलीव कब आएगा, जब हम बिजनेस का नॉलेज लेंगे। और बिजनेस का नॉलेज कहां से आएगा, बुक्स एंड वीडियो और प्रोसेस को फॉलो करने से है। वो कहते हैं कि बिना सीखे लाइफ में कभी कुछ नहीं होता। नहीं सीखा और जब तक जैसा है तो वैसा ही होने वाला है, कभी कोई चेंज होने वाला है क्या। जैसा इनिशियली बताया मैंने कि यदि हमने चीजें चेंज नहीं करी, चेंज कब होगा, जब हम नॉलेज लेंगे। नॉलेज लेंगे तो सिंपल बात है कि जब शुरू में बिजनेस आते हैं और कुछ लोग है ना इस बिजनेस का नॉलेज नहीं ले पाते तो ना डाउट में आ जाते कि पता नहीं बिजनेस होगा कि नहीं होगा, ये बिजनेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए तो बेस्ट वैल्यू अपने आप पे डाउट करते हैं। तो डाउट तो सिंपल बात है, जब भगवान ने डाउट नहीं किया तो हमें नहीं करना। बट इस बिजनेस पे फेथ एंड बिलीव करना है, और वो आएगा कैसे, जब हम नॉलेज लेंगे। इंडस्ट्री के लिए ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी 24 साल हो गए हैं बिजनेस में। बिजनेस टोटली टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। वी शुड नीड टेस्टेड एंड वेरीफाई। हमें खुद को टेस्ट और वेरीफाई करने की हम इस बिजनेस में टिकने वाले हैं नहीं टिकने वाले। हम इस बिजनेस को हमें जज नहीं करना। जज करने वालों ने ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। यदि मैं बिजनेस की बात करूं तो MCFC है, आईफा है जहां पे जिनके साथ में हम काम कर रहे हैं, WEF है, ओलंपिक्स है, बहुत सारे है ना जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। क्या इन लोगों ने बिजनेस को टेस्ट नहीं किया, कंपनी को इन लोगों ने टेस्ट नहीं किया। तो हमें इसको जज करने की जरूरत नहीं है। हमें खुद को अपने आप को करना है कि मैं कितना इंप्रूव कर सकता हूँ, कितना नॉलेज लूं। जैसा जितना ज्यादा आप नॉलेज को लेंगे, इंडस्ट्री का नॉलेज है, हम उतना ही ज्यादा ग्रो करेंगे। एंड देन फोर्थ, जिसके ऊपर अपन बिलीव करना है वो करना है अप्लाई। हम बिजनेस में आते हैं और बिजनेस में आने पे इनिशियली वो कहते हैं कि आप इस बिजनेस में कोई तो कारण है कि आपने ना इस टीम में हो, कोई तो कारण है कि उस पर्सन ने आपको साइन अप किया है। भले ही मैंने साइन अप किया हो, भले ही मेरे दोस्तों ने साइन अप किया हो, भले आपको किसी पर्सन ने तो साइन अप किया है। तो इसके पीछे भी रीजन है। तो इनिशियली हम जब बिजनेस में आते हैं तो दो तरह से अप्लाइन होते हैं अपने, एक तो रेफरल अप्लाइन और दूसरा वर्किंग अप्लाइन। तो हम इनिशियली है ना वर्किंग अप्लाइन पे तो विश्वास करते हैं, बट ये जो पर्सन होता है ना वर्किंग अप्लाइन,
वर्किंग अपलाइन वो पर्सन होता है जो एक्टिव एंड ग्रोविंग होता है और जो अपने नेक्स्ट 3 अपलाइन से है ना अटैच होता है, वो आपको बिजनेस में गाइड करना है, गाइड करता है। और ये आपको है ना बिजनेस की ब्यूटी है कि वो फ्री में गिफ्ट में मिलता है, और वो कहते हैं कि कोई भी चीज है ना फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू कहाँ होती है, बट अपन को वैल्यू करनी है, क्योंकि इज दिस द पर्सन, यही ऐसा एक पर्सन है जो बिजनेस में गाइड करने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो हम इनिशियली है ना रेफरल अपलाइन पे तो है ना वो कहते हैं विश्वास रखते हैं, फेथ एंड बिलीव करते हैं, बट वर्किंग अपलाइन पे नहीं करते। हमें ना वर्किंग अपलाइन, हाँ डेफिनेटली आप धीरे धीरे जब उनके साथ में रहोगे, काम करोगे, तो आपका फेथ एंड बिलीव बढ़ जाएगा। ये बोला जाता है वर्किंग अपलाइन आपको ये बोले कि 4 मंजिल की छत से कूद जा, तो आपको कूद जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं जीऊंगा मरूंगा, या फिर है ना वो कहेंगे कि गिरूंगा तो कुछ टूट जाएगा, हड्डी वड्डी बचेगी कि नहीं बचेगी। हो सकता है आपका अपलाइन जब वो ऊपर से, वो तो हेडलाइट है ऊपर से देख रहा, हो सकता है नीचे जाल लगा रखा हो, तो आपको उसके इंटेंट पे डाउट नहीं करना। देन दूसरे इंटरनल चेंज की मैं बातचीत करता हूं, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की बातचीत करूं तो हमें ना प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आज तक हम है ना अपना जॉब कर रहे थे, अपनी फैमिली के साथ में थे, अपने कहीं ना कहीं कुछ तो कर रहे थे, लाइफ में ऑलरेडी एंगेज थे, और इस बिजनेस में आ गए हैं। तो इस बिजनेस में आने के बाद में हमें इस बिजनेस को अच्छे से तरीके से करने के लिए हमें है ना प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। और प्रायोरिटी क्या सेट करनी, किस तरह से करनी है? सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो देनी है गॉड को, देनी है ह्यूमैनिटी को, देनी है इंसानियत को, आपको प्रायोरिटी देनी है। ये वैसे ही है जैसे आप ड्यूटी से आए और आपके अपलाइन, आपको आपके पास में मैसेज आ गया कि आज शाम को सिस्टम है, आज को ट्रेनिंग में जाना है, या फिर ट्रेनिंग लेनी है, या बिजनेस मीटिंग लेनी है। आप आ रहे थे और रास्ते में आपको है ना कोई तो एक्सीडेंट होता हुआ मिल गया आपको, और आप वहां पे रुक के है ना और वीडियो बनाने लगे, और फेसबुक व्हाट्सएप पे आप इसको लोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। आपके रहने नहीं रहने से वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट फिर भी आप वहां पे डटे हुए। तो ऐसा नहीं करना, प्रायोरिटी रखनी है कि आपके रहने नहीं रहने से, आपके रहने से वहां पे, और यदि आप रुक के उस पर्सन की हेल्प कर सकते हो तो आपको वहां पे रुकना है, अदरवाइज आपको आना है और अपने सिस्टम में इन्वॉल्व होना है, अटैच होना है। बट होता क्या है कि है ना हम जैसे जैसे बिजनेस में आते हैं, पता नहीं प्रायोरिटी को भूल जाते हैं और इस प्रायोरिटी को है ना बदल देते हैं। जैसे सपोज कि जैसे अभी चल रहा है कि शादी ब्याह का माहौल चल रहा है ना, और लास्ट टाइम चल भी रहा था ना, कि कहीं तो बुआ के, नाना के, फूफा के, कहीं तो दोस्त के ना, दोस्त के दोस्त के है ना वो बेटे का ना बर्थडे था और वहां चले गए हैं, सुबह जाके बैठ गए, शाम तक वहां पे बैठे हुए हैं। कहीं तो शादी में चले गए, 2 दिन पहले ही जाके बैठ गए और कोई पूछने वाला नहीं। आपके रहने से वहां पे काम में यदि इंप्रूवमेंट आता है, मींस एक ही चीज डिसाइड करनी है, आपके रहने नहीं रहने से वहां पे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। आपके नहीं रहने से फर्क पड़ना है, पड़ रहा है, तो आपको को वहां पे रुकना है। मींस आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तो रुकना है, अदरवाइज आप अपने सिस्टम के साथ में रहना। देन दूसरी जो प्रायोरिटी देनी है वो देनी है फैमिली। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? फैमिली को कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो फैमिली कभी एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ए रीजन। फैमिली रीजन होनी चाहिए, नहीं कि एक्सक्यूज है। लाइफ में वो कहते नहीं कि कई बार मैंने अपने अपलाइन के मुंह से सुना है कि है घर पे है ना अपलाइन का फोन आया और कहते कि वाइफ को हेडेक हो रहा है, तो मैं अभी उनके साथ में हूँ, ठीक है, या फिर वाइफ बीमार है, जो भी आप बोलोगे, क्योंकि अभी कैमरा तो वाइफ अपलाइन लगा नहीं रखा, बट इस योर सिंसियरिटी और ऑनेस्टी है कि आप इसको किस तरह से बोलते हैं ना। ठीक है, वाइफ को हेडेक है या फीवर है, जो भी आप टेबलेट दी और आप अपने सिस्टम पे आ गए। हो सकता है कि जैसे है ना कि हो सकता है कि थोड़ा भी स्पेस आप दे देंगे, या फिर है ना आप थोड़ी साइड में चले जाएंगे तो हेडेक वैसे कम हो जाए। तो जो फैमिली है ना वो हमेशा रीजन होनी चाहिए, एक्सक्यूज नहीं। बट कई बार हम इसको एक्सक्यूज बना लेते हैं, तो ये नहीं करना है ना। प्रायोरिटी रखनी है कि फैमिली के लिए करना है। तीसरा जो प्रायोरिटी रखनी है अपन को, जॉब के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना है। क्यों? क्योंकि आज हम इस बिजनेस में है तो शायद इस बिजनेस की वजह से ही है, सॉरी इस जॉब में है, जिसमें है तो हम इस जॉब की वजह से शायद वो अमाउंट या जो पैसा जो दिया है हमने इस जॉब की वजह से ही दिया है। शायद जॉब नहीं होती तो हम शायद पता नहीं कि पैसे भी अरेंज कर पाते या नहीं कर पाते, या बिजनेस स्टार्ट कर पाते नहीं कर पाते। ठीक है, आप जैसे भी जो बिजनेस जॉब में पहले काम कर रहे थे उससे कहीं बेटर और अच्छी होनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ में करना है, बेटर तरीके से करना है। एंड देन फोर्थ जो आपको प्रायोरिटी रखनी है वो रखनी है आपको
बिजनेस। ये कभी भी है ना 4th से 5th पे या 6th पे नहीं आनी चाहिए। पहला आपको प्रायोरिटी रखनी है गॉड, फैमिली, जॉब एंड बिजनेस। धीरे धीरे यही जो आपका बिजनेस है वो आपके जॉब को रिप्लेस कर देगा, एंड देन आपकी एक्सटेंड फैमिली होगी, और आज एक दिन एक टाइम के बाद में आप है ना, वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए आप काम करोगे, यही आपकी प्रायोरिटी वन होगी। देन मैं बातचीत करता हूं दूसरा, ये दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल चेंज। देन नेक्स्ट जो मैंने दूसरा चेंज बताया था, एक्सटर्नल चेंजेस। एक्सटर्नल चेंज की बातचीत करता हूं तो जैसे एक्सटर्नल चेंज का नाम पता है, यहाँ पे आती है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स में पहला रूल है लिस्ट। आपको यहाँ पे है ना लिस्ट बनानी, 2 लिस्ट बनानी है। एक पहली आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है। ड्रीम लिस्ट बनानी है आपको मिनिमम 20 ड्रीम लिस्ट बनाने। और ये ड्रीम लिस्ट आपको कैसे बना सकते हो आप, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं ताकि आप 20 ड्रीम बना सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं फैमिली के 5, ठीक है, पेरेंट्स के 5, एंड सेल्फ खुद के 5 लिख सकते हैं, एंड सोसाइटी के 5 लिख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज करने दूं और आपको कोई आके बोले, एक सुप्रीम पावर आके बोले कि आपको 20 ड्रीम लिखने, तो शायद है ना मोस्ट ऑफ द पीपल्स है ना 20 ड्रीम नहीं लिख पाएंगे। और मोस्ट ऑफ द हम यही लिख पाएंगे कि एक बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, और कहीं तो फॉरेन टूर या फिर है ना वर्ल्ड टूर। वो कॉमन होंगे। जैसे ही आप धीरे धीरे लिख लेंगे तो शायद 20 तक पहुंच भी नहीं है, 5-7 ड्रीम लिखेंगे और नहीं। ये ड्रीम्स आपको है ना बच्चा बन के लिखना है और फैमिली के साथ में शेयर करके लिखना है। ड्रीम्स को मैं 3 तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आपको एक तो लिखना है ड्रीम टाइप यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में या टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो और उसका अमाउंट क्या होने वाला है। इसके बेसिस पे हम 3 तरह से बना सकते हैं। पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, जो कि 0 से 1 ईयर के होंगे और अमाउंट होगा वो लगभग अप टू 2 लाख तक के ड्रीम आप लिख सकते हो। देन दूसरा होगा मिड टर्म ड्रीम, जो कि 2 से 3 ईयर्स के ड्यूरेशन के दौरान होंगे और लेस देन 10 लाख के लगभग होंगे, लेस देन 10 लाख। थर्ड जो ड्रीम होंगे वो लॉन्ग टर्म ड्रीम, जो कि मोर देन 3 ईयर्स और मोर देन 10 लाख के होंगे। इस तरह से आपको है ना अपने एसोसिएशन में जब आप बैठेंगे अपने वर्किंग अपलाइन के साथ में, तो उनके साथ में ड्रीम लिस्ट पूरी तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उस तरह से अपन को बनाना है। देन सेकंड अपन बनाते हैं नेम लिस्ट। जैसे ही नेम लिस्ट का नाम आता है, ये तो वही है। तो आपको है ना ड्रीम लिस्ट में आपको नेम लिस्ट में आपको लगभग 300 लोगों के पीपल्स का नाम लिखने हैं। दिस इज रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है, ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है। इसमें से आपको फिल्टर करना है, जैसे आपका जो वर्किंग अपलाइन है वो आपको गाइड करेगा, और उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग जब एसोसिएशन में होगी उस हिसाब से आपको ये बनाने हैं। और मैं बातचीत करूं तो नेम लिस्ट को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट वो है, हॉट का मतलब गर्म नहीं है, आपके नियर बाई। हॉट वो है जो जिनके बिना आपकी लाइफ है ना पॉसिबल नहीं। वोम की मैं बातचीत करूं तो वोम वो है जिनकी 5-7 दिन से डेली बेसिस पे आपकी बातचीत होती है, लेकिन अब आप है ना एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, जिसमें पड़ोसी हो गए, कुछ रिलेटिव हो गए, कुछ फ्रेंड्स हो गए, कुछ क्लिक्स हो गए ना। कोल्ड कैटेगरी में वो आते हैं आपके जो ना कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स हो गए, जिनमें से है ना पहले कहीं तो आप काम करते थे और कहीं तो आप स्कूल में या कॉलेज में जाके पढ़ा लिखा करते थे, बट अभी पिछले 6 महीने से 12 महीने से उनकी बातचीत नहीं हुई, 2-3 साल से बातचीत नहीं हुई। यू डोंट नो कि वो कहाँ पे है, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है।
हो सकता है उनके पास में उनके आपके पास में नंबर भी नहीं, यू डोंट नो कि उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं जानते आप, वो कोल्ड कैटेगरी में आते हैं। दोनों कैटेगरी की ट्रेनिंग है ना आपको एसोसिएशन में मिलेगी। अभी अपन मैं बातचीत करूंगा होट की, रियल में होट क्या है। होट की मैं बातचीत करूं तो जैसे ही मैं बिजनेस में आया, तो मैं अपनी बातचीत करूं तो होट जब बिजनेस में आया तो मुझे एक वर्ड ऐसे ही मेरा वेलकम हुआ और मुझे वहां पे होट का पता चला, मींस होट पोजीशंस का मुझे पता चला। मैं अपनी बातचीत करूं तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं बनवारी, मैंने यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे अपलाइन ने बताया जबकि यहाँ जो आपकी नियर बाई जो पोजीशंस हैं वो आपकी हॉट पोजीशंस हैं। सबका फाइनेंशियल हुआ है, आपको पता है कि बिजनेस अपने ना हाइब्रिड बाइनरी मॉड्यूल 2 ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। तो होट के बारे में मुझे बताया गया और होट का इंटेंट भी मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, तो देन मुझे समझ में आया कि यस, ये पोजीशन मुझे देने। तो सबसे पहले मैंने अपनी पोजीशन दी अपनी वाइफ को, देन अपना मेरा जो भाई है सीए ब्रदर सोहन को, एंड देन यहाँ पे मेरे बड़े भैया हैं जो कि खेती का काम करते हैं, तो उनका जो बच्चा है बड़ा, वो मेरे साथ ही यहाँ रहता था और नर्सिंग क्या करता था, रमेश नाम से, मैंने उसको पोजीशन दी। और मेरा एक तीसरा, हम 4 भाई हैं, तीसरा ब्रदर है ना प्रकाश, उसको ये पोजीशन दी। देन मैंने वो पोजीशन अपने एक मेरा दोस्त है धर्म, उसको पोजीशन दी। देन मेरा दोस्त है विजय, उसको ये पोजीशन यहाँ पे दी। तो इस तरह से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। एंड देन कुछ टाइम के बाद में ना एक इवेंट हुआ मैजिक, उस मैजिक में मैं गया और मुझे है ना इस बिजनेस की और क्लैरिटी मिली। जैसे ही क्लैरिटी मिली और वहां से आने के बाद में मैंने एक पोजीशन और दी जो मेरे जीजाजी की थी, और एक दो पोजीशन मैंने और दी। एक महेश मेरा भतीजा उसको दी, एक मेरा दोस्त है डॉक्टर दीपक, उसको पोजीशन दी। एंड देन एक मेरा कजन ब्रदर है डॉक्टर एसके सैनी सुरेश, उसको पोजीशन दी। देन मैंने कुछ और पोजीशंस और ब्लॉक करी। ठीक है, आज मेरे को लगभग बिजनेस में 3 साल हो गए हैं और लगभग 1500 का टर्नओवर वन साइड है और 2000 यूवीज का टर्नओवर एक साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि 2000 यूवी जो है सुरेश को भी मिली हैं, इसको भी मिली हैं, इसको भी मिली हैं, इसको भी मिली हैं, इसको भी मिली, इसको भी मिली, इधर से इनको भी मिली, इनको भी मिली, इनको भी, इसको भी मिली, इसको भी मिली और मुझे भी मिली। ठीक है, अब इन यदि मैं हॉट पोजीशन उनको टाइमली यदि मैं उनको ब्लॉक नहीं करता तो शायद ये पोजीशन चली जाती। क्यों? क्योंकि यहां मैं तो काम कर रहा हूं लेकिन मेरे अपलाइन है वो भी तो काम कर रहे हैं, तो ये शायद ये पोजीशन है ना वहां पे चली जाती। अब इसका फायदा क्या हुआ कि अब सपोज कि मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया था और मैंने पोजीशन दी धर्म को। जब मैंने पोजीशन दी तो मैंने उससे पूछा नहीं, मैंने फोन किया कि हाँ धर्म तेरे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसने मुझे पूछा कि क्या करेगा। मुझे अच्छा तेरे को बताने की जरूरत है, तेरे डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए ये तुझे बताने की जरूरत है। मेरे ही साथ में काम करता तो उसने कहा नहीं, तो वो भेज, उसने भेजा और मैंने ना उससे पैसे नहीं मांगे, मुझे पता था कि उसके पास में पैसे नहीं, बट मैंने खुद ने पैसे दिए। ऑलरेडी मैं बिजनेस स्टार्ट कर चुका था और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि जैसा मैंने बताया कि ये सिचुएशन वो थी जिस समय पापा बीमार थे। पहले फर्स्ट टाइम बीमार हुए और सेकंड टाइम हुए तो उस वो मिड का टाइम था, पैसा ऑलरेडी लग चुका था और लेकिन मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करना था, तो इस वजह से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और जब मुझे फोर्थ पोजीशन का पता चला तो मैंने दोबारा से जो भी लोन और सोसाइटी में उठा रखा था उनका बीटी किया और जहां से जितना पैसा मिला मैंने उठाया और ये हॉट पोजीशंस मैंने ब्लॉक करे। शायद वो इंटेंट मुझे पता चल गया था, उसका कारण कि मैंने जब इसको हॉट पोजीशन दी और मैंने इनका पोजीशन ब्लॉक कर दिया, देन आज 3 साल के बाद में वो कहते कि ये पोजीशन शायद यहाँ नहीं देता तो शायद यहाँ दे पाता। आज टुडे ही इज ए सफायर। देन उसके कुछ टाइम के बाद में है ना मैंने जो नेक्स्ट होस्ट पोजीशन दी थी विजय, वो ऑलरेडी कहीं वो कहते हैं कि बिजनेस में आए थे तो कहीं आरएस की तैयारी कर रहा था, बट धीरे धीरे है ना उसको समझ में आया और इनिशियली तो उसने स्टार्ट नहीं किया था, बट एक टाइम के बाद में स्टार्ट किया। और वो कहते हैं कि सिर्फ मैंने उसको, वो कहते हैं कि रियल में बिजनेस में है ना ये जो 3 वर्ड बताए मैंने, हॉट वार्म कोल्ड है ना, वो उनसे अलग था है ना।
वो आप इस बिजनेस में आते हो, कोई तो आप दोस्त की वजह से, किसी तो कोई तो आपको कहते हैं कि कोई तो भाई कर रहा होता है तो बहन कर लेती है ना, कोई दोस्त कर रहा होता है तो दूसरा दोस्त कर लेता है, तो इजीली आप है ना थ्रू है ना प्लान के थ्रू आ सकते हैं, हॉट साइन अप के थ्रू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट इजी स्टार्टेड बिजनेस बाय द फोर्स है, फोर्सफुली साइन अप है ना, करना नहीं चाहता था। उसने कहा था कि ये कभी बिजनेस की बात मत करना, तो पैसे तो ले ले मेरे से ना। सुबह 11 बजे लगा था कार्ड लेने के लिए है ना, शाम को 5 बजे लिया। Today he is also a sapphire. मैं बातचीत करूं, मेरे जीजाजी को मैंने पोजीशन दी, और जीजाजी को जब मैंने कॉल किया तो क्योंकि मुझे इंटेंस समझ में आ गया था, जीजाजी को कॉल किया कि ना जीजाजी पैसे चाहिए, तो जीजाजी ने कहा कि क्या करोगे ना, कुछ पैसे चाहिए, क्या करोगे, कहाँ पे लगाओगे। मुझको लगाने की तो मैंने बात ही नहीं करी। तो उन्होंने कहा फिर कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैंने बिजनेस की भी बात ही नहीं करी, मैं तो बिजनेस के बारे में आपको बताया नहीं। देन उन्होंने कहा कि तो फिर क्या करोगे, मुझे ना पोटली बांध के समुद्र में फेंकूंगा, डूब गए तो ठीक है, अदरवाइज तैर गए ना तो हीरे मोती लेके आए। तो उन्होंने कुछ अमाउंट भेजा कि है ना कितने चाहिए, वो 2-2.5 लाख रुपए चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2-2.5 तो नहीं है, लाख रुपए हैं। तो उन्होंने जो पैसे भेजे उनसे और मिला के मैंने उनकी पोजीशन दी। डॉक्टर दीपक को कॉल किया, ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने हॉट कॉल करी थी ना। और जैसे ही कॉल किया उन्होंने कहा कि वो जोड़ने तोड़ने वाला जो बिजनेस है ना उसमें मत करियो, तो मैंने निकाल के लीडर दी मेरे पास में, मेरे अपलाइन पास में बैठे हुए थे, और मैं उस दिन एसोसिएशन से घर आ गया। देन एक टाइम बीइंग के बाद में मैंने उसको जब किया, एक दिन है ना मनमोहन भाई है ना ऐसे ही वेलकम ले रहे थे, और उन्होंने अपने साले को कॉल किया था कि जिंदगी में है ना मुझे बाद में दोस्त मत दियो, ये मत बोलियो, कभी गाली मत निकालियो, कि तुझे तो पता था पोजीशन का इंपॉर्टेंस, मुझे तो नहीं पता था कि तूने मुझे फोर्स क्यों नहीं किया। और उन्होंने अपने साले को पोजीशन दी। तो सेम बात है ना, ऐसे ही वेलकम चल रहा था। पीडीएस से पहले फिजिकल हुआ करता था, तो पहले दिल्ली में वेलकम होता था, देन पीडीएस होता था, उसके बीच में 15 मिनट का टाइम मिलता था। उस 15 मिनट में बाहर निकला और डॉक्टर दीपक को दोबारा से कॉल कर दिया, और सेम बात बोली कि बाद में मेरे को है ना गाली मत दियो, क्यों तू बोलेगा कि तुझे तो पता था लेकिन तूने मुझे फोर्स नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो उसने मुझे बोला कि यार तू 2.5 लाख रुपए मांगता है, मेरे पास इतने नहीं है, 1,50,000 होता तो मैं तू जितने उतने भेज। अब उसने क्या किया कि ठीक है, मैंने कॉल कर दिया कि भेज रहा हूं, और मैं जाके पीडीएस लेने लग गया, 10-11 बज गए। अब दोबारा कॉल करने की हिम्मत नहीं बची। दूसरे दिन एसोसिएशन गए, अपलाइन भी नहीं आया तो कॉल नहीं की, 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन मनोहर भाई आए और उनको मैंने ये बातचीत बताई, तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है कॉल कर। कॉल किया और उनके या तूने पैसे नहीं भेजे, उसने कहा कि या तो तू पैसे भेज दे, मैंने उसको बोला, या फिर मैं जयपुर आ रहा हूँ, जयपुर रहता था वो। उसने बस बिना सोचे समझे बोल दिया कि जयपुर आ जा, और मैंने भी बिना सोचे समझे बोला था कि आ रहा हूँ, कहीं ऐसा बोलूंगा तो पैसे भेज देगा, बट उसने नहीं भेजा और बोल दिया आ जा। अब मुझे तो नेक्स्ट डे ड्यूटी जानी थी, बट मेरे वर्ड्स थे, तो इसलिए मैं वहां से सीएल लिया और जयपुर गया। और जयपुर जाने के बाद में जब वो आया बिजनेस मीटिंग के लिए, और टेबल पे जब बैठा था, तो एक ही बात हुई, तुझे समझ में आए तो ठीक है, तुझे समझ में नहीं आए तो ठीक है, पैसा तो तुझे देना है। तो उसने बोला कि फिर बिजनेस मीटिंग क्यों करा रहा है। तो उसने कहा कि 3-4 बार, मैंने कहा कि 3-4 बार बता चुका हूं, लेकिन है ना तू मान ही नहीं रहा है। तो उसने कहा कि अभी ले ले, फिर इसको रहने दे। मुझे नहीं, बेवकूफ हूं क्या, बिजनेस मीटिंग देखेगा और पैसे भेजेगा। देन उसने बिजनेस मीटिंग देखी और पैसे भेजा, 2,50,000 रुपए। कुछ अमाउंट कम पड़ गया था तो दोबारा से कॉल किया, इतने अमाउंट कम पड़ गया, दोबारा भेज, उसने दोबारा भेजा। देन डॉक्टर सुरेश की बातचीत करूं तो ही इज माय कजन ब्रदर, और मेरा चड्डी पड्डी यार है, शुरू से हमने एक साथ ही पढ़ा है, पीएमटी की तैयारी करी, चाहे सब कुछ करा, हमने साथ में पढ़ा था। वो एसएमएस से एमबीबीएस कर रहा था, एंड देन उसने एमएस किया बीकानेर से, और दुर्लभ जी से ने जीआई सर्जरी करी। तो मैंने इसको कॉल किया, तो पहले कॉल करते हैं कि मैं बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और काम कर रहा हूँ, और एक पोजीशन है जो मुझे ब्लॉक करानी है। तो उसने कहा कि यार देख, वो प्यार से बन्नू बोलते कि बन्नू देख, पहले जब मैं एमबीबीएस करता था उस समय है ना 250 रुपए वाले आते थे, जब मैंने एमएस किया तो 2,500 वाले आते थे, आज तो मुझे 2.5 लाख मांग रहा है। तो मैंने कहा आई डोंट नो कि है ना कौन कितने मांग रहा था, ये पोजीशन है, मुझे आपको देनी है, तुझे पैसे भेजने। देन उसने 2 दिन में अरेंज करके पैसे भेजे। मेरा भतीजा यूनियन बैंक में महेश, इसको कॉल किया मैंने, हालांकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उससे पहले उसने मकान बनाया था, और जॉब उसके यूनियन बैंक में मैनेजर है। उसके जस्ट 1 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, और उसके जस्ट पहले उसने मकान में 8-10 लाख रुपए उसने मकान में भी लगाए थे, 8-10 लाख रुपए शादी में हो गए, और शादी में मैंने उसको पैसे दिए थे। मैंने उसको कॉल किया कि ऐसे ऐसे पोजीशन है और बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे चाहिए।
तो उसने कहा कि वो मुझे जनरली गुरु बोलता है, क्योंकि शायद साथ में पढ़े लिखे थे, गाइड किया था लाइफ में, तो मानता है कुछ। देन उसने कहा, गुरु पैसे तो नहीं है मेरे पास में, वो कल शाम तक है ना, मुझे इतने पैसे चाहिए, और तेरा मोबाइल खोल, उसमें से कौन तुझे पैसे दे सकता है, उससे पैसे लेने। देन दूसरे दिन मैंने उससे कॉल किया और उसने कहा कि गुरु पूरा मोबाइल में देख लिया, सिर्फ एक ही इंसान है जो मुझे पैसे दे सकता है। तो पता है उसने क्या रिप्लाई किया? मुझे, ठीक है उसी से लेने। उसने बोला वो आप ही हो, वो आप ही हो, बट पोजीशन थी तो छोड़ नहीं सकता था। तो मैंने उसका कहा कि एनी हाउ मेरे पास पैसे होते तो तुझे कॉल नहीं करता। तो उसने कहा कि गुरु कुछ नहीं है, मेरे पास में 45,000 का क्रेडिट कार्ड है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मुझे ठीक है ये तो भेज। उसने जितना पैसा दिया उतने किया और उसकी पोजीशन ब्लॉक कराई। देन वो कहते हैं कि यदि मैं ये पोजीशन नहीं देता आज, तो शायद धर्म को पोजीशन नहीं देता, तो शायद आज वो सपायर नहीं होता। जहां आज के लगभग 10-12 महीने पहले, 1 साल पहले मैं सपायर हुआ था, उसके आफ्टर 2 मंथ्स धर्म बिकेम सपायर। उसके 6 महीने बाद में विजय बिकेम सपायर है। और वो कहते हैं कि जिस बिजनेस में है ना, कई बार हम सोचते हैं कि रिलेशन है ना बहुत अच्छे बन जाते हैं ना। मेरे दोस्त जो डॉक्टर सुरेश थे, दीपक थे, क्या ज्यादा बातें नहीं होती थी। वो कहते हैं कि आपकी सफलता पे आपको कौन करता है, वही आपका अच्छा पर्सन है। डॉक्टर सुरेश इज द फर्स्ट पर्सन, जब मैंने गाड़ी ली तो है ना उसने फोन किया था और 1 घंटे बात हुई। पिछले 3 साल में कभी 5-10 मिनट काम के अलावा कोई बात नहीं होती थी, कोई पेशेंट के अलावा के साथ में बात होती थी। 1 घंटे तक बात की और उसने एक बात बोली थी, फोन उठाते बन्नू उठा दी, जसमुख ब्रदर। देन 3-4 दिन निकल गए और डॉक्टर दीपक ने है ना रिप्लाई नहीं किया। तो मेरे दिमाग में आया, साला दीपक ने है ना फोन नहीं किया। उसको कॉल किया मैंने। नाउ ही इज डूइंग द ना रेडियोलॉजिस्ट है जोधपुर मेडिकल कॉलेज में। उसको कॉल किया, बातचीत करा, उसकी बातों से पता चला कि उसको पता ही नहीं है। देन उसको बताया मुझको डीपी में देख। डीपी में देखा और उसने कम से कम 2.5 घंटे कॉल पे की। इट इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपनी लाइफ में शायद फोन पे किसी से 2.5 घंटे बात करी। और इज गाइडिंग मी कि है ना अब आपको कैसे करना है, अब पैसों का ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना। मैं उसको सुनता रहा। और अब शायद है ना हर ऐसा कोई दिन नहीं होता शायद उनका कॉल या व्हाट्सएप पे बात नहीं होती। इस बिजनेस ने ना वो दोस्त थे ना वापस ला दिए। शायद है ना जिंदगी में वो ऐसे दोस्त है जो शायद है ना सबसे ज्यादा खुश है। और शायद मैं उनको पोजीशन नहीं देता तो न तो शायद आज उनसे बात करने का टाइम मिल पाता मुझे, ना वो मुझे कॉल करते। वो भी अपनी लाइफ में मस्त थे और मैं भी ऑलरेडी थे ना, 3 साल निकाल दिए। तो दीज आर द हॉट पोजीशन। जो शायद कुछ समझ में आया तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा ब्रदर, वन मोर सिचुएशन है ना, मेरा ब्रदर जो सीए है, उसको पोजीशन मैंने यहाँ पे दी। और मैं एक कैंप आने वाला था एलएस, तो मेरे अपलाइन ने बोला कि आपको है ना, अब डीआर मेरे पूरे थे सिस्टम काउंट, तो मैंने अपने जो कम था और मैंने अपने भाई को है ना, तो जो सोहन था उसको पीडीएस में लेके गया ताकि सिस्टम काउंट बढ़ जाए ना। तो वो गया और उसका वेलकम हुआ। वेलकम में वो आगे आगे बैठा। तो 6:30 बजे वेलकम स्टार्ट हुआ और 9 बजे लगभग 1.5 घंटे तक चला। और इसके बाद में है ना पीडीएस हुआ। पीडीएस के बाद में शेयरिंग हुई एंड देन हम मेट्रो से आए। उस टाइम पे है ना शायद मैं, धर्म गोपाल और 3-4 लोग थे। और राजौरी गार्डन से वो बाइफरकेट हुए, वो अपने यहाँ पे चले गए और मैं अपने घर, और दोनों भाई आए। जैसे ही मेट्रो में पूछा, उसने एक ही क्वेश्चन करा था। उसने एक ही क्वेश्चन करा था कि फिर तूने ना हॉट पोजीशन किसको दी। मींस पिछले 6 घंटे से उसने जो वेलकम लिया उसमें दिमाग में हॉट पोजीशन चल रही थी। तो मैंने एक ही रिप्लाई दिया कि हाँ किसको दी है, तेरी भाभी को और दोनों बच्चों को। मेरे एक गुड़िया एक बच्चा है, दोनों बच्चे। तो पता है उसका फेस है ना फ्लेसिड हो गया बिल्कुल। मतलब वो कहते नहीं कि चाहते भी नहीं चाहते हुए ना फ्लेसिड हो गया ना। मुंह बोला कि मुंह उतर गया। 2 मिनट मैंने गैप दिया एंड देन बोला कि आप किसको दी होगी ना। वो चारों भाइयों के दिए। देन उसका रिप्लाई आया कि हाँ वो तो मुझे पता था, ऐसे ही किया होगा। यस, यदि पोजीशन नहीं देता तो शायद मैं उस दिन उसको जवाब नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि भाई सोच सकता था कि यार भाई सारे काम कर रहे हैं, घर की सारी सिचुएशन, तो चाहता तो पोजीशन दे सकता था बट नहीं दी। आज इसी स्क्रीन पे सामने बैठा हुआ। जब जब भी आज उसका एक चेक बनता है, मेरे 2 चेक बनते हैं। शायद वो पोजीशन नहीं देता तो शायद नहीं बन पाता। और मैं भी बिजनेस में नहीं होता है कि भाई होता है ना, को जो सबसे ज्यादा, वो जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है आपसे, और आप जिनको सबसे ज्यादा चाहते हो, तो कोई बात ऐसी लगती है कि आप है ना उनको हर्ट कर देते हो। तो हो सकता है ना, एक दोस्त था मेरा, उसने ऐसे ही माना कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, अभी तक बिजनेस में नहीं है।
शायद ये पोजीशन तो मुझे मिल जाती है ना, बट ये पोजीशन मिलती है एक टाइम के बाद में। ये पोजीशन यदि मैं देता तो ये सिचुएशन नहीं बन पाती। तो दीज आर द हॉट पोजीशन। जब मुझे समझ में आया मैंने कि अपलाइन कहते हैं कि ये पोजीशन है ना 48 आवर्स में है ना चली जाती है। तो एज सून एज पॉसिबल ये हॉट पोजीशन दे देनी चाहिए, और या फिर आपको जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन दे देनी चाहिए ASPA, एज सून एज पॉसिबल। वेट नहीं करना कि कल कर दूंगा, अगले वीक कर दूंगा। भैया जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन में करना है, और वैसे ही करना है जैसे अपलाइन ने बताया। शायद मैंने भी है ना उसी सिचुएशन में किया, शायद वर्स कंडीशन थी उसमें स्टार्ट किया, और वर्स से वर्स कंडीशन में मैंने पोजीशन दी, और शायद दी तो शायद आज चेंज हो पाए। तो दीज आर द हॉट पोजीशंस जो कि इस बिजनेस के है ना बैकबोन है। देन मैं बातचीत करूं आगे। रूल फर्स्ट हुआ। रूल सेकंड मीन्स आपको है ना 10% अपनी नेम लिस्ट पर मंथ इंक्रीज करनी है। रूल 3 आपको है ना 15 प्लान शो करने पर मंथ। एंड देन डूज एंड डोंट्स। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? बाय द थंब यू मे शो। यस, थोड़ा सा ब्लर हो गया है ना स्क्रीन, ठीक है। तो फर्स्ट वे डूज में वो जो काम आपको इस बिजनेस में करने, फर्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ इनटू फेथ सिस्टम। अपने आप को है ना फेथ सिस्टम में रजिस्टर करना मींस आपको वीसेल, PDS और कोई भी इवेंट आपको मिस नहीं करना। दूसरा, रीड बुक्स एंड वीडियोज 7 टाइम्स, और बार बार रिपीट करनी। जनरली जब बिजनेस में आते हैं तो इनिशियली 1-2 बार जब अपना बोलता है तब हम कर लेते हैं, बट टाइम बीइंग हम है ना बुक्स एंड वीडियोज को छोड़ देते हैं। हमें ये कंटिन्यू करना है जब तक बिजनेस करते हैं। एंड बुक्स एंड वीडियो एंड डेली एसोसिएशन। थर्ड, लर्न हाउ टू शो प्लान। ये सीखना है कि हमें प्लान कैसे शो करना है। देन फोर्थ, लर्न इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? कुछ न्यू पर्सन्स हो सकते हैं जिनको समझ में नहीं आई होगी। एसोसिएशन में जब आप रहेंगे तो इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है, वो आपको पता चलेगा उस समय में। देन नेक्स्ट, लर्न इफेक्टिव क्लोजिंग। आपको इफेक्टिव क्लोजिंग कैसे करनी है वो सीखना है। 6, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में है ना आपको है ना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। देन 7, बी अकाउंटेबल। आपको अपने वर्ड्स पे रहना है। जो भी आपने वर्ड्स आपने अपना इनको बोला कि मैं इतनी बजे एसोसिएशन आऊंगा, इतनी बजे जूम आईडी ज्वाइन करूंगा, आपके अपलाइन ने आपके लिए टाइम मैनेज कर रहा हुआ है, या फिर आपके फिजिकल एसोसिएशन अपलाइन पहुंच गए और आप पहुंच ही नहीं पाए हैं, आप आधे घंटा लेट हो गए। सपोज आपका आधे घंटा लेट आने का मतलब है कि अपलाइन वो आधे घंटा कहीं और यूज कर सकता था, किसी और पर्सन के साथ में बैठ के काम कर सकता था। तो आपको है ना अपना और आपके अपलाइन का किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरा, अकाउंट, आपको अपने वर्ड्स पे रहना। मींस क्लोजिंग है और आपने है ना कोई तो आपको है ना माइलस्टोन अचीव करना है, और आपने अपने अपलाइन को बोला है कि भाई है ना इतने ई कार्ड चाहिए, या इतना पेमेंट चाहिए, इतनी हेल्प चाहिए, और आपको है ना वो कहते हैं कि ट्यूसडे को आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपके बिहाफ पे आपने अपलाइन ने आपको किया, हेल्प करी, एंड देन आपको उस वर्ड्स पे रहना है, उसी टाइम पे पेमेंट करना है। सपोज आप, हो सकता है आपके 50,000 ड्यू
है। आपके और मेरे लेवल पे हो सकता है 50,000 ईडू, अपलाइन पे वो कहते हैं कि अपलाइन तो एक है लेकिन उसके तो डाउनलाइन कई है। मैं मेरी बातचीत करूं तो मैं 50 लोगों, 150 लोग, 200 लोगों को देखता हूं, तो उनमें से हर पर्सन ये बोले 50 तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ये सेम चीजें मैं कुलदीप भाई के पास में, तो मेरे जैसे कुलदीप भाई के पास में ना बहुत सारे पर्सन है। तो हर पर्सन यदि मान लो कि 5-5 लाख का भी यदि उधार रखता है या फिर ई कास्ट लेता है, तो कुलदीप भाई के पास में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सेम में बातचीत तो कुलदीप भाई ना नेमी भाई के पास में से लेते हैं। तो कुलदीप भाई की तरह है ना, नेमी भाई के 5-7 है ना सीटीसी, और सेम है ना नेमी भाई है ना अपनी जो ग्रांट अप्लाई है ब्रिजेश सर के थ्रू अभी कार्ड्स आते हैं ना, तो ब्रिजेश सर के पास में भी है ना कई आईएसबी। अपने लिए 50,000 है ना कम लगते हो यार, अपलाइन 50,000 ही तो है ना मैनेज कर लेंगे ना भाई। अपने लिए 50,000, अपलाइन के लिए तो बहुत सारा अमाउंट है, तो अपने वर्ड्स पे रहना है। देन एट बी कोचेबल या टीचेबल। आपको स्पेस देना है ताकि आप मतलब अपलाइन को आपको इतना स्पेस देना है कि अपलाइन आपको बोल सके। हैं, अपलाइन ने कोई बातचीत बोली और आप है ना वो कहते हैं कि फूफा बन गए ना, नाराज हो गए, तो शायद अपलाइन को आपने ना राइट्स नहीं दिए। आपको राइट्स देने की अपलाइन आपको बोल सके, कुछ बोल सके, आपको डांट सके। क्यों? क्योंकि शायद अपलाइन आपको बोल सके, बोलेगा तो शायद तभी बोल पाएगा जब आप उनको स्पेस देंगे। नहीं तो अपलाइन को समझ में आता है कि यार मैं बोलूंगा तो ये कर नहीं पाएगा। यस और नो। तो आपको है ना अपने आप को ऐसा बनाना है कि कोई आपको पढ़ा सके, आपको है ना समझा सके, आपको कुछ बता सके। जरूरत पड़ी तो आपको थोड़ी सी डांट भी लगा जाए, आपको पुश कर सके। देन डोंट्स। डोंट्स मीन्स ये बिजनेस में आपको नहीं करने। फर्स्ट, नेवर एवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर वर्किंग अपलाइन। नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग योर वर्किंग अपलाइन। आपको अपने वर्किंग अपलाइन के बिना पूछे कुछ भी नहीं करना। देन नेवर एवर डू वो कहते हैं कि नेवर एवर डिस्कस एनीथिंग विथ योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। कोई भी बात नेगेटिव, नेवर एवर डिस्कस एनी नेगेटिविटी विथ डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव बात आपको अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ में नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको तो कल सॉल्यूशन मिल जाए, बट उस डाउनलाइन को पता नहीं कब मिले आपके बात के। क्योंकि सॉल्यूशन कहां मिलेगा? डाउनलाइन के साथ में थोड़ी मिलेगा, अपलाइन के साथ में मिलेगा। तो आपको कोई भी बात, जब भी आपके दिमाग में कोई बात आए, तो आपको अपने अपलाइन से बातचीत करनी है। और दूसरा, वो कहते हैं कि क्रॉस लाइन इज लाइफ लाइन, तो क्रॉस लाइन से भी नहीं करना। देन थर्ड, नेवर एवर मेस अप एनीबॉडीज ईगो, मनी और फैमिली। इस बिजनेस में हम यहाँ पे किसी को ऊपर दिखाने या नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हम यहाँ पे इस बिजनेस में है ना सक्सेस होने के लिए। तो कभी भी किसी पर्सन की ईगो को है ना ठेस नहीं पहुंचानी, कोई भी बात ऐसी नहीं करनी जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगे। देन नेक्स्ट, डोंट ब्रेक रूल 4। हम इस बिजनेस में है, इस बिजनेस में है ना मेल और फीमेल दोनों है। कोई किसी की सिस्टर है, किसी की वाइफ है, किसी की मदर है ना। तो हमें किसी के साथ में भी ऐसा व्यवहार नहीं करना जो हम नहीं चाहते कि अपनी फैमिली के साथ में ऐसा व्यवहार। अच्छा व्यवहार करना, फील फ्री है ना। देन फाइनली, फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस तरह से होता है। यहाँ पे 2 गोल पोस्ट होती हैं, इधर एक टीम होती है, दूसरी टीम इधर होती है ना। यहाँ पे प्लेयर्स होते हैं, ये प्लेयर्स, दूसरी टीम के प्लेयर्स इधर होते हैं, और इसके चारों तरफ स्पेक्टेटर्स होते हैं, दर्शक होते हैं ना। ये स्पेक्टेटर्स और दर्शक, इन दोनों का आने का रास्ता एक ही होता है। यहाँ पे दोनों तरफ है ना दुनिया का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला और पैशनेट गेम माना जाता है फुटबॉल गेम।
अंदर भी है ना लोग पूरे जोश में और पूरे पैसिनेट है, जो प्लेयर्स हैं वो भी पूरे पैसिनेट है मैच खेलने के लिए, एंड जो स्पेक्टेटर्स हैं वो भी पूरे पैसिनेट है। इनको गोल इधर करनी होती है और इनको गोल इधर करनी होती है। इतना पैसिनेट गेम होता है कि ना हर किसी दर्शक की ना कोई सी टीम होती है, और कई बार झगड़ा भी होता है ना, एक दूसरे का सिर भी मार देते हैं लोग। देन गेम जब स्टार्ट होता है तो शायद एक खत्म होने पे ना एक टीम तो जीतती है और एक टीम हारती है। और जब गेम चल रहा होता है तो ये जो दर्शक होते हैं उनका एक ही काम होता है ना, पूरे मजे लेना, मीन्स अच्छे होश आवास में, और वो कहते हैं कि पूरे पैशन के साथ में गेम को देखना, और जो भी चीज होती है मैच में है ना उनके लिए तालियां बजाना। गेम खत्म होने पे एक टीम जाती है, जो जीतती है वो भी इंजॉय करती है और नेक्स्ट डे का प्लान करनी कि नेक्स्ट गेम कैसे जीतना है। जो हारती है वो भी जाती है और प्लान करती है कि इस बार का तो मैच हार गए, नेक्स्ट गेम कैसे जीतना है। दोनों टीमों ने है ना बट पैसे बनाए, और स्पेक्टेटर्स क्या करते हैं, वो जाते हैं अपना पैसा खर्च करते हैं, तालियां बजाते हैं, और इसके बाद में वही ऑफिस टॉम अपने रूटीन पे लग जाते हैं। इस बिजनेस में भी हम सब लोगों के आने का एक ही रास्ता है। कुछ लोग आते हैं और एज ए स्पेक्टेटर्स यहाँ पे है ना, दूर से जो लोग है ना सक्सेस होते हैं और जो माइलस्टोन अचीव करते हैं उनके लिए तालियां बजाते हैं। बट कुछ लोग है ना एज ए प्लेयर यहाँ पे है ना बिजनेस को एक है ना एक रॉक स्टार की तरह करते हैं। इट्स अप टू यू कि ये बिजनेस आपको एज ए प्लेयर करना है या फिर एज ए स्पेक्टेटर करना है। तो व्हाट यू वांट टू बी, किस तरह से बिजनेस करना चाहते हो, या किस तरह से बिजनेस करना चाहिए, एज ए प्लेयर और एज ए स्पेक्टेटर्स। यस गाइज। अच्छा आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है, ओके गाइज। एज ए प्लेयर